मैंने वो एक हैरान रह गया, मैंने 7 दिन पहले किया था तो चलता, मैंने सुबह उठाया तो वो बंद नहीं करता, बच्चे बंद नहीं करते, वो ऊपर से कहते हैं मीडिया तो वो इतना गंदा हो गया 7 दिन के बाद उसके ऊपर पूरी जैसे होते हैं ना हम जाते हैं ये तो देखिए मैंने बात किया, ये तो इसका मतलब कभी खुला ही नहीं है। इसी बात है तो कभी फिल्टर साफ ही नहीं होया ਇਹਦਾ हां ये सारे प्रोवाइडर वाले इस तरह ला करना किदों साफ ये सारे आज की नंबर कल का 4 दिन बाद आज कल नहीं 4 15 साल क्लास हो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? एनीवन? रेज हैंड। ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो राइट नाउ चैप्टर स्टार्ट किया है, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सीक्वेंस ऑफ सीरीज का। मींस कि अगर कोई भी सेट ऑफ नंबर्स किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करें तो इजी हो जाता है उसकी कोई भी स्पेसिफिक टर्म तक डायरेक्टली फाइंड करना, या अगर किसी तरह से उनको सम रिक्वायर हो तो हम सम भी कर सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा था जी कि हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न से पेमेंट की जा रही, सिस्टमैटिक वे से पेमेंट की जा रही, सिस्टमैटिक वे से। तो जो सिस्टमैटिक वे से वो पेमेंट कर रहा है तो देन हम लास्ट पे जाहिर है कि उसकी जो पेमेंट्स हैं उसको गेस करने के लिए कि क्या वो पेमेंट्स कितनी हो जाएंगी ऐड करना था। क्योंकि ये सिस्टमैटिकली चल रहे थे नंबर्स तो हमने उसको एक ही फार्मूले से ऐड कर लिया, अदरवाइज 1 + 4 + 16 + 64 + दिस मच तो काफी लेंथी हो जाना था उनसे। तो ये है सीरियल सीक्वेंस का फायदा। एग्जाम में तो नहीं आपको कहेगा कि ये जीपी से सॉल्व करें या एपी से सॉल्व करें, वो तो अपना प्रॉब्लम आपको कहेगा, वो अपना प्रॉब्लम आपको पुट करेगा एंड देन वो सारे का सारा प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करके एंड वो फिर आपसे सिंपली ये कहेगा जी कि आप बताएं इसका क्या आंसर है। तो हमें समझ आ गई कि ये एक जीपी सीरीज है। अब हमारा जो कोर्स है उसमें सिर्फ 2 ही हैं, या सीरीज एपी होगी या जीपी होगी। एपी अरिथमेटिक मीन से, जीपी ज्योमेट्रिक मीन से, और एचपी भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है हार्मोनिक मीन से, बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि ये है नहीं तो मैंने इसको डिस्कस भी नहीं किया और मैंने सिर्फ एपी और जीपी को ही जो है वो डिस्कस आपसे किया था। अच्छा ये और लास्ट टाइम ये भी आपसे डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है वो उसका है। अब आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, पहले वो आप मुझसे शेयर करेंगे फिर हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपने ये करनी है कि आपने 0.2 इसकी पावर 10,000 इसका क्या आंसर आता है, एंड 0.2 और इसकी पावर अगर 100,000 आ जाए तो इसका क्या आंसर आता है। ये शाबाश, अपने कैलकुलेटर्स आप लोगों ऑन करेंगे एंड देन ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखी हुई है 0.2 की पावर 10,000, 0.2 की पावर 100,000, इसको आपने शेयर करना मुझसे। ये शाबाश, और फिर मुझे बताएंगे कि आपने क्या इसका आंसर फाइंड किया है।
यावर सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? हाउ इज इट? पहले का दूसरे का? पहले फर्स्ट पार्ट का। ओके, अब ऐसा करें, इसे 0.2 की पावर जो है उससे 1000 करें, फिर बताएं, यानी कि एक 0 कम कर लें। सर अभी भी 0 आ रहा है। अभी भी 0 आ रहा है। चले एक 0 और कम कर रहे, कोई आंसर तो देना हमें। ये पता नहीं क्या कर रहा है। कैलकुलेटर ठीक है आपका? 100 करके देखें क्या आ रहा है। सर 1.2676 आ रहा है। और आगे भी कुछ होगा? और इंटू 10⁻⁻⁻70। -7। ठीक है, ये ठीक है, ठीक हो गया। अपना माइक आप ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा जी, आइडिया ये है कि मैंने जब 0.2 की पावर 100 ली तो उसका आंसर आ गया 1.26, लेकिन वो जो 10 टू द रेज़ पावर -70 है, इसका मतलब है कि 69 या 70 डेसिमल प्लेसेस इधर मूव कर दें और ये आंसर आ गया राउंड अबाउट। ये 70 0 लगाए हुए मैंने और फिर ये आंसर आया। इसका मतलब हो गया इट इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर आंसर आएगा, वेरी स्मॉल नंबर आंसर आएगा। जब भी आप किसी क्वांटिटी की पावर लेते हैं वो क्वांटिटी का आंसर इंक्रीज करता है। 2 था, 2 की पावर 2 ली तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 ली इस और इंक्रीज हो गया, 2 की पावर 4 और ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहले 2 आंसर आ रहा था, पावर 4 ली तो 16 आ गया। लेकिन ये रिवर्स हो जाता है अगर जिसकी हम पावर ले रहे हैं वो इटसेल्फ लेस देन 1 हो, इटसेल्फ लेस देन 1 हो। देखिए, आप अगर 0.2 लिखते हैं 0.2 और उसका अगर आप स्क्वायर कर दें तो 0.04 आंसर आ जाएगा, जो कि 0.2 बड़ी रकम है और 0.04 कम है। लेकिन अगर ये 2 था तो वो 4 हो जाता, बढ़ जाएगा। तो बता ये रहा हूं कि अगर नंबर इटसेल्फ 1 से ग्रेटर हो, जितनी पावर आप ज्यादा लेंगे, जितनी पावर आप ज्यादा लेंगे उतना ही उसका आंसर लार्ज होता जाएगा। लेकिन अगर नंबर इटसेल्फ ही 1 से कम हो, खुद ही 1 से कम हो, तो फिर नंबर जो है वो बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। अब 0.2 की पावर 100, इसका तो आंसर आ गया और आपने कहा जी कि वो 0.00070 0 लगा के कुछ आंसर आ गया, इसका मतलब वेरी मच स्मॉल 0। अब जब मैंने और उसकी पावर बढ़ा दी, 1000 कर दी, एक्चुअली वो 0 नहीं था, वो 0 नहीं था। इसी चीज को अगर आप कैलकुलेटर पे या एक्सेल वगैरह पर करेंगे ना, उसमें कोई आंसर दे देना है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, मे बी ये वाली या ये वाली, कि एक्सेल कहेगा मेरे भी हाथ खड़े, 0 तो आया नहीं है, लेकिन इतना बड़ा माइनर नंबर हो चुका है कि मैं इसको भी नहीं कर सकता। हमारे लिए तो क्या सेकंड ही बहुत बड़ी चीज थी ना, तो आप कहेंगे सेकंड के कितने की इसे और कर दें, तो कंप्यूटर वाले तो कहते हैं नैनो सेकंड, पीसो सेकंड, माइक्रो सेकंड, वो तो 1 लाख हिस्से कर देते हैं। किसके? 1 सेकंड के भी वो कुछ तो कुछ टाइम ड्यूरेशन तो होगा ना। चाहे आप 1 सेकंड के लाख हिस्से भी कर दें, 50 लाख हिस्से भी कर दें, आप ये तो नहीं कह सकता कि वो 0 होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, चाहे हम नहीं भी उसे देख सकते। जैसे ये वायरस है, कोरोना वायरस है, इसका कोई ना कोई तो साइज है ना। अगर इंसानी आंख से नहीं तो आप उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख लेते हो। अगर लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते तो कोई ना कोई तो उसका वजूद होगा ना। ये तो नहीं है कि वो है ही नहीं और आप कहें जी कि ये है। ठीक है, वो इतना माइनर है कि नजर नहीं आ रहा। तो बात सिर्फ ये बतानी थी कि अगर आपके पास ये इटसेल्फ लेस देन 1 हो तो देन इसका आंसर बहुत कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। तो फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि कोई नंबर आ रहा है और आर कैसा है? लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम है और इसकी पावर है। अब जितनी पावर मैं बढ़ाऊंगा उतना ही ये आंसर कम होता जाएगा। इसको बस मैंने लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं कि आर एन व्हेन एन टर्न्स टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो आर की पावर एन का जो आंसर है वो टर्न्स टू 0 हो जाएगा। बस ये बताना था। और क्यों हो जाएगा ये मैंने इसलिए आपसे मैंने कहा 0.2 एक नंबर है, इसे आर कह लें, वो 1 से कम है। मैंने कहा पावर बढ़ाएं, पावर बढ़ाएं, पावर बढ़ाएं, एक स्टेज आ गई, आपने कहा ये तो 0 हो गया। अभी तो
1000 पे जीरो हो गया, 1000 पे, और मैंने क्या लिखा हुआ, कितना जाना है, बस इन्फिनिटी नहीं अटैच करने, इसके करीब करीब पहुंच जाना है। तो आपने कहना फिर बचेगा क्या, बिल्कुल जैसे मैं कहूँ ना, हिस्से करते जाएं, सेकंड को और स्मॉल कर दें, 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा कर दें और कम कर दें, तो बचेगा क्या, बस इसी तरह की कोई बात। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों स्टार्ट कर दिया, सीक्वेंस पढ़ रहे थे, बताना आपको ये था कि कोई भी अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो, जीपी की बात हो रही है, अगर वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, अगली जो टर्म आएगी वो पिछली से कम हो जाएगी, उससे जो अगली टर्म आएगी वो और कम हो जाएगी, उससे अगली और कम हो जाएगी। मैं कहूंगा अब सबको जमा कर दें, आपने कहा कितनी टर्म है, और अगर मैं लफ्ज बोल दूं इन्फिनिट है, तो पहला आंसर तो यही हमें मिलेगा जी, इन्फिनिट टर्म है, सम कैसे हो सकता है भाई, वो एक स्टेज के बाद मैथमेटिकली उसका वजूद समझ ले खत्म हो जाना, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ इन्फिनिट, लेकिन डिक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग का नहीं हो सकता इन्फिनिट सम, क्यों, उसमें तो अगली टर्म और बढ़ जानी है, 2 की बजाय 4 आ जाना, 4 से 8 जाना, 8 से 16 जाना, 16 से 32 जाना, मैं कहूँ सम कर दें, कितनी है, मैं कहूंगा नहीं चलाते जाएं, तो कभी ये चलना खत्म होगा तो फिर ही है ना। उसमें क्यों ऐसा पॉसिबल था, उसमें इसलिए पॉसिबल था कि वो एक स्टेज के बाद वो एक्चुअली वो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर मैं डिक्रीजिंग सीपी का सम लिखूं, चले मैं डिक्रीजिंग का सम लिख लेता हूं, ए इंटू 1 आर एन -1, या मैंने जो आपसे शेयर किया था 2 फार्मूले थे, मैं एक बार चेक कर लूं, ये था डिक्रीजिंग सीरीज का सम, ये था 1 माइनस आर एन, डिक्रीजिंग सीरीज का सम 1 माइनस आर एन, ए इंटू 1 माइनस आर एन, ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, और ये कितनी डिक्रीजिंग जीपी, लेकिन एन टर्म्स है, इन्फिनिट नहीं है। फर्ज करें ये टर्म्स इन्फिनिट हो जाती हैं, तो मैं एक तो नोटेशन में इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक, और पहले स्टार्ट तो कहीं से लेगी, पहली टर्म तो होगी 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब आर कुछ ना कुछ तो होगा ना, होगा वो लेस देन 1, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, और जब आप उसकी बहुत बड़ी वैल्यू कर दोगे, किसकी, एन की, तो फिर आपको कहूं कि इसका क्या आंसर आएगा, अगर एन बहुत बड़ा हो और आर खुद 1 से कम हो तो आप कहेंगे 0, पता ना, अभी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अभी तो मैंने खत्म ही नहीं टर्म की, खत्म करूंगा तो पता नहीं 0 का बचेगा क्या, बहरहाल आप यही कह ले कि ये 0, तो क्या रह गया, ए ओवर 1 माइनस आर नहीं रह गया। तो यही फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। कब ये फार्मूला है, भूल जाएं तो आप डिक्रीजिंग जीपी का फार्मूला लिख के, हाँ ये जरूर ध्यान में रखना है, या कैलकुलेटर भी कर लें, चलें, जैसे आपको याद ही नहीं आ रहा, आप कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू रख लें, लेकिन कहां से पता चलेगा, वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो बता ही नहीं रहा, वो कहता है 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, 50 टर्म, यहाँ क्या कह रहा है, उसने आपको कह दिया इसको जरा जमा कर दें, तो एंड सो ऑन कर देता है ना वो, लाइक दिस वन एंड सो ऑन, अब पता नहीं ये कितनी टर्म है, ये चलती जा रही है, तो इससे हम कहेंगे ये तो फिर इन्फिनिट जीपी है, और अगर इन्फिनिट जीपी का सम करना हो तो ये वाला फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन में ऐसे ही किया गया है, वो कहता है कि पहला 1 है, दूसरा 1/4 है, फिर नेक्स्ट 1/16 है, नेक्स्ट 1/64 है, एंड सो ऑन, कहता है इसको जमा कर दें। अच्छा, एक बात, अगर वो आपको टर्म ना बताए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि चेक कर लें ये एपी है कि नहीं है। अगर टर्म नहीं बता रहा, इन्फिनिट की बात हो रही है, तो 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं, वो होगी जीपी और होगी भी डिक्रीजिंग, वरना तो इन्फिनिट टर्म का सम करना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप चेक कर लें, देखें, इसको इससे डिवाइड करें, 1/4 by 1, आंसर इज 1/4, 1/16 by 1/4, 1/4 एंड सो ऑन, तो ये जीपी है, ए फर्स्ट टर्म ए है, और आर कितना है उसका 1/4, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, और कितनी टर्म है, इन्फिनिट टर्म है, क्वाइट इजी, 3/4 इसका सम आ जाएगा बस, 3/4, 1 पॉइंट समथिंग अगर डेसिमल में लेके जाएं, क्यों, जरा नोट तो करें, 1/64 कितना होगा, और अगला तो और इससे कम हो जाएगा ना, क्योंकि 1/128 है,
तो बहुत मामूली सी टर्म होगी। होगा क्या कि हमारी कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग एक एक स्टेज पर खत्म होते जाएंगे। तो मैथ्स यही चीज करती है। वो कहते हैं इन्फिनिटी के करीब तो पहुंचा नहीं, इन्फिनिटी पर तो नहीं पहुंचा जा सकता, बस आप करीब पहुंच जाएं। आप कहेंगे इन्फिनिटी किधर है, बहुत दूर है। तो हम कहेंगे जब आप सॉल्व करते जाए ना, इंसान को कहता आप बनाते जाए, सुपर कंप्यूटर भी बना लें और भी बना लें और भी बना लें, कुदरत के करीब पहुंच रहे हैं ना लोग, फलां चीज बना दी, फलां चीज बना दी। और आपको भी पता उसको अचीव तो नहीं कर सकते ना हम, उसको अचीव तो नहीं कर सकते। हाँ, जितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने दी, राज हम खोलते जाएंगे हमारे ऊपर, लेकिन वो कभी भी उस हस्ती तक तो नहीं ना पहुंच। तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स इसी कंसेप्ट पे चल रहा है। कहते जी आप राज खोलते जाएं, बनाते जाएं, टर्म जमा करते जाएं, थक जाएंगे। आपके कैलकुलेटर भी पीछे रह गए, कंप्यूटर का भी ठीक है, यही वाला फार्मूला लगा लिया करें, इसी स्टेज पे तो जाके इसने होना है ना, तो देन इट्स ओके, यही वाला फार्मूला। अच्छा जी, अब इसके कुछ रेलेवेंट प्रॉब्लम आपको ये एक्सरसाइज से मिलेंगे। मैंने यहाँ पर नंबर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक्सरसाइज में से आपको मैंने 2-4 प्रॉब्लम पिक किए हैं, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपको दी हुई है। अली वॉक्ड अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ February। उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन कितना ये हमें आइडिया नहीं है। ऑन सक्सेसिव डे, अगले दिन, ही वॉक्ड 100 मीटर मोर देन द प्रीवियस डे। पहले दिन कितना डिस्टेंस कवर किया ये आइडिया नहीं है, अगले दिन उससे जितना भी किया 100 किलोमीटर उसने ज्यादा ही किया है। अगर वो 100 किया तो वो 200 किया है, ठीक है ना, 100 मीटर। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 28 डेज, 28 दिन वो इसी पैटर्न से वॉक किया उसने, 28 दिन। पहले दिन, फिर अगले दिन 100 मीटर बढ़ा दिया, उससे अगले दिन पिछले से 100 मीटर बढ़ा दिया। नेक्स्ट, अगर पिछले दिन 400 मीटर किया, अगले दिन 500 कर लिया, नेक्स्ट 600 कर लिया। कहता बताओ पहले दिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। अगर टोटल डिस्टेंस 28 दिन में उसने 51.8 किलोमीटर किया हो, और ये आई कैप के पेपर का क्वेश्चन है। 28 दिन का टोटल कवर्ड डिस्टेंस 51.8 किलोमीटर है, और हमें बताना है कि पहले दिन उसने कितने मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। आप सोचें कि ये एक पैटर्न तो चल रहा है ना, क्या पैटर्न चल रहा है, एवरी नेक्स्ट टर्म 100 मोर देन द प्रीवियस टर्म। कह सकते हैं दोनों टर्म का डिफरेंस अगर बात करें तो 100 मीटर का बनता है। ये तो ये पी है ना, ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमने सोचना है ना, नेक्स्ट टर्म इज 100 मोर देन द प्रीवियस, तो ये पी पैटर्न नहीं होता है, तो डी जो है वो 100 है। ए पहले दिन कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यही तो बताना है, ए ही तो बताना है। ए डी पता चल जाए, सारा कुछ पता चल जाएगा, डी इसमें से पता है, ए मिसिंग है। इक्वेशन बना लें, और वो इक्वेशन बनेगी इस इंफॉर्मेशन से। क्या है ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन है कि 28 दिन की ट्रेवलिंग का सम किया जाए तो वो 51.8 किलोमीटर बनता है। ये इक्वेशन ही तो है। इसमें एन यूज होना है, वो 28 है, ए और डी यूज होना है, डी का हमें पता है, तो इट मींस कि ये इक्वेशन बन जाएगी, और हम इस इक्वेशन से जो वैल्यूज है वो डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला। अब ये जो 28 डेज का टोटल सम बनता है, मैंने लिखा हुआ है 518 और 00, ये एक्चुअली मीटर है। रीजन क्या है, बस यही लोगों आपने गड़बड़ करनी थी। रीजन ये है कि जो डी मैंने लिखा हुआ, डी वो कितना है, 100 मीटर है। तो जब आप एक किसी एक्सप्रेशन में कोई भी रखते हो, मीटर इज इक्वल टू, इधर भी तो फिर यूनिट मीटर ही आने चाहिए ना, तो किलोमीटर्स के मीटर बनाने हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर। ए ही अननोन रह जाएगा, बाकी सारे मालूम हो गए। 28 दिन है, इतना टोटल बनता है, वो किलोमीटर है। अब जब भी कोई चीज प्लस माइनस करनी हो और उसके साथ यूनिट अटैच हो जाए, ठीक है ना, यूनिट अटैच हो जाए, प्लस या माइनस करने के लिए उनका सेम यूनिट होना जरूरी है, वरना उधर मैंने 51.8 किलोमीटर रखे हुए हैं और इधर सारी कैलकुलेशन मीटर्स में हो रही है। 28 माइनस 1 27, तो 2700 जो आंसर आएगा, अगर तो यूनिट नहीं है तो ठीक है, तो 2700 जो आंसर आएगा वो तो मीटर्स में आएगा, और उधर किलोमीटर है, तो दैट्स वाई हम मीटर में करेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले दिन उसने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले दिन 600, 700, 800 एंड सो ऑन।
और फिर आपसे पूछ रहा दूसरा पार्ट कि आखिरी दिन 28वें दिन, एक दिन है ना 28वां, उस दिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इस दफा उसने 828 आपसे पूछा हुआ है। तो होपफुली आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। 28वें दिन उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले दिन 5 है, 28 दिन है, 100 है, तो 3200 मीटर उसने पहले दिन 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, जब आखिरी फरवरी का डे आया 28वां दिन, तो उस वक्त चूंकि हर दिन वो 100 मीटर अपना ट्रैवलिंग ज्यादा कर रहा था, तो 3200 की उसने जो है वो ट्रैवलिंग की। ठीक है जी, ये आई कैप ने अपने पेपर में भी दिया था और मैंने इसको एक्सरसाइज में भी मेंशन किया हुआ है। Find the value of k. K is unknown. For which set of numbers, ये जो numbers हैं जिसमें k नहीं है, कहता है ऐसी k की वैल्यू वहां पर होनी चाहिए जिससे ये AP बन जाए। यानी कि ऐसी यहां पर k की वैल्यू पुट करें आप, या ऐसी k की वैल्यू फाइंड करें कि जिससे ये सीक्वेंस AP बन जाए, ऐसी वैल्यू पुट करनी है। अगर तो ये एग्जाम में क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आई हुई हैं ABCD, उसने कहा हुआ है कि जी क्या k का आंसर 5 हो सकता है, क्या k का आंसर जो है वो 2 हो सकता है, क्या k का आंसर 3 हो सकता है, ऐसे करके, तो फिर क्या करें, k की वैल्यू यहां पर पुट कर दें 5, फर्ज करें 15 और 4 19, k की वैल्यू पुट कर दें, देखिए AP बन गया। अगर AP बन गया तो k यही ठीक है AP बनाने के लिए, नहीं ठीक है तो ये नहीं है, और आप अगला कर लें। और अगर आप एनालिटिकली सॉल्व करते हैं इसको, तो AP ये कब बनेगा, AP में कैरेक्टरिस्टिक होता है। AP का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर 3 टर्म्स AP हो, 3 टर्म्स, तो जो 2 साइड की टर्म्स हैं इनका जो सम है वो ट्वाइस द सेंटर टर्म होनी चाहिए, या ये वाला मीन होना चाहिए ना, एक ही बात है, और बाद में आप क्या कर देते हो, ट्वाइस द सेंटर टर्म। देखें पहली टर्म क्या थी 3k + 4, थर्ड टर्म क्या आ रही थी k + 12, मस्ट इक्वल टू, चूंकि उसने बताया ना वो AP बनना चाहिए, तो हम देखेंगे कैसे k रखेंगे AP बन जाएगा, तो ये 2 टाइम्स इसके बराबर कब होगा, सिंपली k फाइंड करना है। k का आंसर 15 आ गया, चेक भी किया जा सकता है, 45 k को 15 रख के देखेंगे तो वाकई आप समझ जाएंगे ये तो AP बन गई है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनानी थी, समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाए, तो वहां पर याद आ गया अगर AP है तो वहां पर एक बनी बनाई इक्वेशन होती है, क्या, फर्स्ट थर्ड का सम मीन सेंटर टर्म, वो एक इक्वेशन बनी हुई थी। नेक्स्ट, ये भी आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एंड फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन APR 210 एंड 390 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये 10 टर्म्स हैं AP में, खुद ही उसने बताया हुआ है 1 से स्टार्ट करके, और फिर 15 टर्म्स हैं, पहली 15, इसका मतलब ये वाली आ गई पहली 15। कहता है ये जो 10 टर्म्स हैं ये 210 है और ये इनका सम 390 है। फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म, पहली 25 टर्म का फन फाइंड कर दे। लगेगा ऐसे 10 टर्म का सम ये है, 15 टर्म का सम ये है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 25 टर्म का सम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसने हमें कहा यहां से स्टार्ट करें और 25 टर्म तक जाएं। हम जब पहली 10 लेंगे तो इसमें तो पहली 10 तो वही होंगी ना जो यहां पर है, तो 15 तक ही आप जाएंगे, तो 2 दफा आपने 10 टर्म्स ले ली, एक दफा 5 टर्म अगली ली, तो 25 तो ना बनी। वो 16वीं टर्म तो पता ही नहीं कौन सी है, 17वीं पता ही नहीं, 18वीं 19वीं 20वीं वो तो पता ही नहीं है। उसने जो आपको इंफॉर्मेशन दी आप ये कह लें S10 दिया हुआ है, S15 दिया हुआ है और S25 आपसे रिक्वायर किया हुआ है कि क्या किन चीजों की जरूरत होती है, A, D और N25 है, तो आप समझ लें कि टेक्निकली आपको A और D रिक्वायर्ड है, A और D रिक्वायर्ड है। तो 2 इक्वेशन दी तो हुई हैं उसने, 2 इक्वेशन नहीं दी हुई, एक ये और एक ये। 10 टर्म के सम का फार्मूला लिख लिया, 15 टर्म्स के सम का फार्मूला लिख लिया, 2 ही तो अननोन है इसमें, A और D। A D के लिए आप इसे सॉल्व कर देंगे और A D के लिए सॉल्व कर देंगे तो A इसमें जो है वो 12 आ रहा है, D इसमें जो है वो 2 आ रहा है, तो A जो है वो 12 है, D 2 है, ये N-1 है, 900 बनता है।
ठीक है ना। तो समटाइम ना बड़ी जल्दी में हम कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ये 10 टर्म्स हैं, ये 15 है, कहता अब 25 का बताएं सामने। तो ये जो 10 है ये वाली, इसमें भी तो पहली 10 वही होंगी ना जो ऊपर वाली हैं। तो 16वीं टर्म किधर गई, 17वीं किधर गई, 18वीं किधर गई, वो तो है ही नहीं। तो इस तरह से तो आप कहें जी हम एक एक करके ढूंढ लेंगे। भाई अगर आपको मैं कहूँ 16वीं टर्म फाइंड कर लें, चलें फाइन, उसके लिए भी तो आपको एडी चाहिए ना। तो ये फिर क्या करते रहे, पहले 16वीं टर्म फाइंड करें, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं, 20वीं, बस एडी मिल गया तो किसी भी तरह से आप जितनी मर्जी टर्म का सम कर सकते हो। नेक्स्ट वन, द nth term of two sequences are equal, find the value of n। ये पहला सीक्वेंस चल रहा है, जंप लगा रहा है, कितना 7 का जंप, फिर 7 का जंप, फिर 7 का जंप, और चलता जा रहा है 7 के जंप से। दूसरा, स्टार्ट तो वो चले 63 से ही हो रहा है आगे से, लेकिन उसके जंप बड़े स्मॉल है, 2 के जंप्स हैं ऐसे। कहता है उसका स्टार्ट बड़ा बैक से 3 से स्टार्ट ले रहा है, ये 63 से स्टार्ट ले रहा है, क्योंकि इसके जंप बड़े बड़े हैं तो इसने इसके करीब पहुंच जाना। वही एक शख्स छोटे छोटे कदमों के साथ चल रहा है और उसने 500 किलोमीटर आगे से डिस्टेंस कवर स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं। दूसरा अगर पीछे से भी स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो बड़ा आदमी है, लंबे लंबे कदम उठा रहा है, तो वो तो फिर पहले वाले शख्स के करीब पहुंच जाएगा ना जल्दी। क्वेश्चन भी यही कर रहा है। कहता है जी 2 सीक्वेंस हैं, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो दोनों सीक्वेंस में सेम आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो इधर भी होगी और वो इधर भी होगी। उस टर्म की वैल्यू नहीं पूछा, उसकी लोकेशन पूछी है कि आप 15वीं टर्म ऐसी बनेगी कि आप उसकी 15वीं टर्म लें, उसकी 15वीं टर्म लें, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। इसके लिए क्या करना है, मैंने इसकी कोई टर्म फाइंड कर ली है, nth टर्म, इसकी भी nth टर्म फाइंड कर ली, दोनों सीक्वेंस की, इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म, एक ही अननोन है ना, मैंने इक्वल कर दिया, उसने कहा तो था और इक्वल। दोनों सीक्वेंस की कौन सी टर्म इक्वल है, इसकी ये टर्म इसकी इक्वल, देखना कब इक्वल, 13वीं टर्म, एन के लिए सॉल्व करना है। और बैक सॉल्व करना ना, उसने आपको आंसर ऑप्शन दी होंगी, क्या 12वीं टर्म, तो क्या करें, इसकी 12वीं टर्म कैलकुलेट कर लें, किस तरह से, इधर 12 रख लें, इधर 12 कर लें, आ जाएगा ना, वो नोट करके रख लें, इसकी भी 12वीं टर्म नोट कर लें, पता चलेगा दोनों की 12वीं टर्म तो सेम नहीं आ रही। फिर उसने अगली ऑप्शन दी थी 13वीं टर्म, दोनों की 13 टर्म की, पता चला दोनों की 13वीं टर्म बराबर है, आपने कहा यही आंसर है। रिमेंबर आप टर्म भी बता सकते हो, आप किसी की बता दें, किसी की 13th टर्म बता दें, चाहे इसकी 13 टर्म बता दें या दूसरे सीक्वेंस की 13 टर्म बता दें, क्योंकि उसका डी कम है ना, अगर उसका ए बड़ा है तो उसका डी भी तो कम है ना। अगर इसका ए स्मॉल है, ए 3 है, ए अगर स्मॉल है तो उसका डी भी तो ज्यादा है ना, तो आप दोनों कैलकुलेशन करके देख लें, तो रिवर्स सॉल्व भी किया जा सकता है। 13वीं टर्म ढूंढनी है, सॉरी टर्म ढूंढनी है, सेम कौन सी बनती है, आप कहें जी 12 का था, चेक करते हैं 12 टर्म दोनों की सेम है, दोनों की डिफरेंट है, तो 12 तो आंसर नहीं। 13 टर्म चेक की, जो उसने आंसर ऑप्शन दी थी, 13 टर्म चेक की, दोनों की सेम आ गई, फौरन डिक्लेयर कर दिया कि हाँ बिल्कुल ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा जी, अब एक एक्सरसाइज में अब आपसे रिक्वायर करूंगा, थोड़ा सा एफर्ट करें, आप नोट्स ना देखें प्लीज, कोशिश करें ये क्वेश्चन करने की। द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 7, तीसरी टर्म 7 है, 7th टर्म इज 2 मोर, 2 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म। ये 2 इंफॉर्मेशन दी है, कहता फंड ऑफ ये ना सिस्टम जरा अनप्लग हो गया था मुझसे, तो आवाज आ रही ना मेरी,
ये ना हो कि मैं बगैर आवाज के ही आपसे डिस्कस करता रहूं। फातिमा आवाज आ रही है मेरी? ओके आ रही है, ठीक है। वो सिस्टम अनप्लग हुआ था जी। करें जरा क्वेश्चन सॉल्व। इक्वेशंस मतलब जेहन में रखें कि जो हर प्रॉब्लम हमें इस तरह का सॉल्व करना पड़ता है, इवन सम करना है, तो मुझे ए और डी ये मिल जाएंगे। एन है ना भाई, तो सम फाइंड हो जाएगा। चलें करें टाइम, शाबाश। जो कर लेगा फिर हैंड रेज करे कि जी मैंने कर लिया इस प्रॉब्लम को। आंसर नहीं बताना, मुझे प्रोसीजर बताना आपने, कैसे आपने इसको अडॉप्ट किया।
देखें जरा, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। मैं लिख लेता हूं, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड इज सेवंथ टर्म इज 2 मोर। वो इक्वेशन बन रही है ना, एडी के लिए 2 ही बनेंगे ना, तो इसमें से 2 माइनस ना कर लें ताकि 2 मोर हो जाए, इज इक्वल टू, अब बराबर हो जाए किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट उसी वक्त बोला था कि इक्वेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आप वहां पर वर्ड प्रॉब्लम सही तरह से नहीं कर पा रहे तो आप इसको शायद ट्रांसलेट ना कर पाए। अब जहां तक सोल्यूशन की बात है, तो ये A37 लिख दें डायरेक्टली, तो ये तो 14 हो गया, 2 इधर जाके कर ले 16 हो गया, तो क्या 2 इक्वेशन रह गई, A3 इज इक्वल टू 7 एंड A7 इज इक्वल टू 16। साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर दें। A3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि उसने कहा था थर्ड टर्म इज 7, सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन ट्वाइस द थर्ड, तो यहां से A7। अब A3 का मतलब है A प्लस 2D और A7 का मतलब है A प्लस 6D। A और D आपके पास आ जाएंगे, AD कैलकुलेट कर लिया, और सम के लिए एक्चुअली आपको ये रिक्वायर्ड था, ये A है ये D है, तो 477.5 आ जाएगा क्या, सम ऑफ द 20 टर्म्स। सम ऑफ द 20 टर्म्स जो है वो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो अपीयर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, चले पहले ये कर लें, फिर मैं आपको होम एक्सरसाइज के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन और दूंगा। द सम टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी, सम टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी इज है 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। कहता है फाइंड द कॉमन रेशियो आर। जैसे स्टेटमेंट बनी मैंने ट्रांसलेट कर दिया, क्यों, इक्वेशन में हमें पता है द सम ऑफ इनफिनिटी ऑफ अ जीपी इज बराबर है 4 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब जब आप इसे लिखेंगे, सम ऑफ इनफिनिटी इज द 4 टाइम्स, अब इनफिनिट का सम का फार्मूला लिख दें, a ओवर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4a। अपेरेंटली ये नजर आएगा कि इक्वेशन एक है, आल्दो हमने फाइंड आर करना है, लेकिन इसमें तो ए भी आ रहा है, ए भी अननोन है बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों साइड पर आ रहा है, तो आप इस ए को अगर इस साइड पे ले जाए तो डिवाइजर में आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है, तो रह जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4, तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 R1, तो 4R is equal to 3 and R is equal to 3 by 4. तो R is equal to 3 by 4, ठीक है ना। इस तरह से आप ये जो है ना, मतलब एक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़हन में रखना है कि यहाँ AD हमारी रिक्वायरमेंट होती है। द सम टू इनफिनिट ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस, दुगना है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉमन रेशियो, फिर आर, लेकिन यहां स्टेटमेंट अब क्या है, सम इनफिनिट ऑफ अ जीपी इज, सम ऑफ इनफिनिटी ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का ट्वाइस है, पहली 2 टर्म का ट्वाइस है। अब जो पहली टर्म होती है उसे तो ए कहते हैं, प्लस दूसरी टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म क्या फार्मूला था, ए आर टू द पावर n माइनस 1 है ना, ए आर और 2 माइनस 1, तो ए आर, याद आ गया ना, पहली टर्म ए, अगली टर्म आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओवर 1 माइनस आर, 2 इंटू ए अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस आर, और फिर वही एक्सरसाइज, ये अगली दफा आया था, यानी कि एक दफा आपने वो क्वेश्चन दिया, अगली दफा ये दिया, सेम कॉन्सेप्ट के साथ, ए कॉमन, ए कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर,
इसको दूसरी साइड पे ले गए और पॉसिबल का लफ्ज लिखा था, बिल्कुल सही है। आर प्लस भी हो सकता है और आर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल ये प्लस और माइनस हो सकते हैं जी। ये अब कम से कम ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक आपने होम एक्सरसाइज लिखनी है, होम एक्सरसाइज, और होम एक्सरसाइज ये है which term of sequence is first negative term? Which term of sequence is first negative term? और सीक्वेंस आपको दिया जा रहा है 20 या 120, 117, 115, 114 I think, and so on. ये एक सीक्वेंस है, पता नहीं ये क्या एपी है जीपी आई डोंट नो, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। कहता है इस सीक्वेंस में कौन सी ऐसी टर्म आएगी, विच टर्म 15वीं होगी, 20वीं होगी, 21वीं होगी, 40वीं होगी, क्या पहली नेगेटिव टर्म होगी सीक्वेंस की। यानी कि ये सीक्वेंस कम हो रहा है ना, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होते 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 शायद 0 आ जाए, तो उसके बाद मजीद कम होना है। तो ये तो नहीं कहा 0 पर खत्म हो गया, मजीद भी तो कम हो सकता है। अब क्या होगा, अब वो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगे ना। वो कहता है किस जगह पर कौन सी टर्म आएगी जो इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव आ जाएगी, उसके बाद तो फिर नेगेटिव आते ही है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म इस सीक्वेंस की कौन सी है, एन बताना है। कौन सा एन, जहां पर पहली नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाती है। यहां पर फर्ज करें ये पहले इससे पहले पॉजिटिव थी, पहली या नेगेटिव स्टार्ट हुई है, आपने बताना है किस जगह पर जाके पहली नेगेटिव टर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक आपने एक होम एक्सरसाइज करनी, ठीक है जी। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट है और एग्जाम में आ भी जाते हैं, लेकिन शायद को बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस पोर्शन से एग्जामिनर स्टूडेंट को जो है वो टेस्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं आ भी जाते हैं। अच्छा जी, अगले जो 2 चैप्टर है, नेक्स्ट 2 चैप्टर रहते हैं, और हम बेसिकली मैं ना लेट हूं, मतलब चूंकि ये मेरा भी स्लाइड्स के थ्रू ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, वो माइक आपका ऑन करना जो इस तरह से करके, तो थोड़ा लेट हो गया हूं। कोई बात नहीं, पहुंच गए हैं। लेकिन अगले 2 चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा यही 2 चैप्टर, ठीक है ना। एक कैलकुलस, उस चैप्टर का नेम कैलकुलस, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का है। अच्छा, एक काम आपने ये करना है, मैंने आपको आज आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बुक मैंने एमसीक्यूज की शेयर कर दी है। ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। अब आपकी एफर्ट है कैसे करते हैं, मैं इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन डिस्कस करूंगा। तो इससे क्या मुराद है, फर्ज करें आप एक ग्रुप में ज्वाइन कर, जैसे आपको ग्रुप में मैसेज आता है, आप क्वेश्चन आपस में करें। एक क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है जी मुझे क्वेश्चन नंबर 89 नहीं आ रहा, एनीवन कैन हेल्प मी। हो सकता है आपके फ्रेंड को, क्लास फेलो को, घर बैठे ही है ना, उसको आ रहा है, उसने अपने पेज पे किया है, वो अपना कॉपी उठाता है, पिक्चर आपकी उसकी स्कैन करता है, आपको सेंड कर देता है। अब उसको चीजें समझ आ गई, 1-2 फिर नहीं उसको पता चल रहा, वो फिर रिक्वेस्ट कर देता है कि वाई देयर इज अ स्क्वायर ऑन 3rd स्टेप, और उसका दोस्त उसको कह देता है कि ये उसकी रीजन है व्हाट्सएप पे।
आप टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करें, लतीफे सुनाने के लिए ना यूज करें। हाँ, आप वो तो लतीफा तो बड़ी जल्दी फॉरवर्ड करते हो, तो ये क्यों नहीं करते? नॉलेज स्प्रेड करें। हो सकता है आपको, आपने जिस मेथड से किया, कोई और स्टूडेंट ने भी हेल्प की। आपको आल्दो आता था, लेकिन आपने कहा देखूं तो सही उसने कैसे किया है, और बाद में आपको पता चला ये तो आप वाले मेथड से भी ज्यादा इजी हो गया। तो फिर इंफॉर्मेशन देखें, आपने सोचा ना किसी नेकी का, किसी नेकी का सोचा, किसी और ने भी सोचा। तो ये मत समझिएगा कि आप अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझा देते हैं और वो पास हो जाए और आप फेल हो जाए, तो ये तो आपने इसलिए नहीं समझाया कि वो पास ना हो जाए, ऐसा नहीं है। सदका जारी है, आप इसको स्प्रेड करें अपने नॉलेज को ना। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, जब ये मेरे कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज, यानी कि मेरा खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ी सी आपको 1-2 वीक की ब्रेक दूंगा, ताकि आप अपने वो जो बुक है, प्रिपरेशन अपनी जो भी फाइनली करनी है, आपस में आपने शेयर कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो मुझसे डिस्कस करें। जो मैं क्लास, जिन्होंने 20 अगस्त को पेपर देना है, आपके तो बाद में है ना, तो जो 20 सितंबर में है, जो 20 अगस्त को क्लास अपीयर हो रही है एग्जाम में, आजकल उनके साथ में ऐसा ही है, बुक उनके पास थी, आपस में वो शेयर कर लेते थे। जो 2, 4, 6 क्वेश्चन रहते थे, शाम को मैं उनकी रिवीजन क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर देता था। और शायद बड़ा मुश्किल था कि वो क्लास में टोटल, अब तो खैर कम हो गया ना, चूंकि वो आई कैप की वजह से वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई उससे भाग गए हैं। तो मुश्किल था कि 150 की क्लास पढ़ रही है और कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो 150 स्टूडेंट को नहीं आ रहा। मेरा नहीं ख्याल, किसी ना किसी को तो आता ही है ना। हाँ, कोई स्टेटमेंट गलत हो, फिर वो मुझे कह देते हैं जी कि ये तो हम किसी से भी नहीं हम कर पाए। कोई बच्चा कह देता है ये स्टेटमेंट गलत है, आप ऐसे करके ठीक करें तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया ना, तो मेरी एफर्ट कम से कम हो जाएगी। तो आपने भी यही करना। बुक मैंने आपको दी है, आप आपस में प्लान कर लो कि जी हम सारे लोग आज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 3 दिन में बैठ के, जैसे कंबाइंड स्टडी करते होते, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आईटी ने आपको प्रोवाइड की है। आप सब कहिए जो जो इंटरेस्टेड है कंबाइंड स्टडी में, वो तीन दिन जो है वो हम यही स्टडी करेंगे, फिर हम उसको जो है वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है ना? तो आपने उस बुक को फॉलो जो है वो करना है, और देन फिर एट द एंड जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो रह गए हैं, तो देन वो आप फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी क्लास में सर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता सर, सिवाय सर 2-3 स्टूडेंट के अलावा कोई भी पार्टिसिपेट ठीक नहीं है, करता। कोई बात नहीं। देखो, आप ऐसा तो नहीं फिर करोगे ना कि कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम नहीं पढ़ेंगे। चले वो 2-3 ही है, कोई बात नहीं। अगर आपके क्वेश्चन की सोल्यूशन की खातर बाकी अगर कोई समझ जाता है, तो ये ना कहें आप कि जी वो वेस्ट गया है, आपने किसी की हेल्प की है। ठीक है ना? लास्ट टाइम जो मेरे यूनिवर्सिटी में पेपर हुए, तो उसमें ना बहुत सारे जो मेरे कोलीग्स थे, क्योंकि सिस्टम से फेमिलियर नहीं थे, तो उन्हें ना ऑनलाइन पेपर नहीं बनाना आ रहा था। हमारा LMS सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो काफी जरा ना कॉम्प्लिकेटेड सा है। मैं चूंकि बड़ी देर से वो सिस्टम यूज कर रहा था, तो मुझे तो पता था कि ये ऐसे ऐसे ये सारे हो जाने। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई अपनी और मैंने अपलोड करता गया। मुझे मेरे कोलीग्स के इस्लामियात के टीचर्स जो मेरे थे और बाकी डिपार्टमेंट हैं, वो मुझे मुफ्त में दवाएं दिए जा रहे हैं। वो मतलब इस्लामियात के कारी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे लिए लिखा कि जी ये आपने एक सदका जारिया किया है, मत समझिएगा कि आपकी एफर्ट वेस्ट हो रही है, पता नहीं आपकी खातर कितने लोगों ने इससे बेनिफिट लिया है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ 18 में से किसी को भी नहीं आता, सिर्फ आपको आता है, करके आप फ्लोट कर दिया करें, कोई बात नहीं। सर वो जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है ना सर, वो उसमें से सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेते हैं सर, बाद में अगर किसी से मतलब कुछ भी पूछ लो ना सर, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता सर ग्रुप में। चले उनको नहीं, आप ऐसा करना, अब आप मेरी एक्सरसाइजेज चाहे आप रहने दें, क्योंकि अब आप इस स्टेज पर आ गए हो कि आपको एमसीक्यूज चाहिए, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नहीं है ना। आप रिटर्न पे भी तो वापस भी तो सॉल्व करना सीखें। अब आप वो अपने ग्रुप में शेयर कर लें। अगर फर्ज करें मैं कहता हूं चलें ठीक है, अगर 4 लोग आप में से हैं तो आप अपना ग्रुप सेपरेट कर लो, एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें शेयर कर लो। आप तो तैयारी करो ना जो करना चाहते हैं। अगर आपसे नहीं कोई पार्टिसिपेट करता तो आप उसे रहने दें।
ऐसे Okay, तो सारे करेंगे तो आप एक दूसरे की हेल्प करोगे ना। चलें ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी निम्रा। सर मैंने तो क्वेश्चन पूछना था। किसके रेलेवेंट? सर एक मिनट मतलब लास्ट दिनों में आपने एक ना क्वेश्चन लिखवाया था, इफ द क्लॉक रिंग हाँ। वाला। सर क्या वो आंसर है? सॉल्व करवाना। सर वो आप बता दें, मेरे अकॉर्डिंगली 312 है 2 दिनों में? सर। और ना एक सर, और पेज नंबर 97 पे एग्जाम्पल नंबर 18 भी नहीं पता। अच्छा चलो पहले तो क्लॉक को जरा उसकी तो रिंगे चेक करें ना। पहले उसने क्लॉक एक बजे एक दफा रिंग करता है, 1 o'clock 1 AM। आपने माइक नहीं बंद करना, ठीक है ना। 1 AM, 1 o'clock आपने रिंग किया, ठीक है। और शोर हुआ 2 तो AM 2, then 3, then 4, 12 बज गए। कितनी दफा रिंग करेगा? 12 बजा 12। 1 बज गया दोपहर का, कितनी दफा रिंग करेगा? 13 दफा कि 1 दफा? नहीं, एक दफा। 1 दफा। ये सीक्वेंस बनेगा। अब लोग क्या कर रहे हैं? 12, 13, 14, 15, 16, 25। भाई टाइम या क्लॉक 24 आवर्स का हो सकता है, 23 भी बजेंगे, 22 भी बजेंगे, लेकिन घंटियां वो 23 नहीं बजाता। 1 बजे 1 PM पर एक ही क्लॉक बजाएगा ना, एक ही घंटी वो वहां पर डिस्प्ले में लेकर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ यहां तक एपी है। 12 टर्म्स हैं, सॉल्व कर दो। ये वैसे भी नेचुरल नंबर्स हैं, याद है नेचुरल नंबर्स। 1 n into n plus 1 over 2। फिर ये भी जमा ही करना है ना, वैसे भी करना है, ये भी एक एपी है, यानी कि इसको ही 2 से जरब दे दे। 2 दफा वो n into n plus 1, n into n plus 1 over 2, तो जमा कर दें। ये एक्चुअली एक अलहदा एपी है, ये एक अलहदा एपी है, इनको आप ऐड कर देंगे। बस यही था इसमें कंफ्यूजन कि जब मैंने कह दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 24 डेज इन अ वीक, तो आपने 13 14 15 भी कंसिडर करना था, जबकि वो 1 बजे 1 o'clock 1 टाइम ही वो रिंग करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जी, दूसरा भी देखते हैं जी। बट्टी अरमगान, एग्जाम्पल नंबर 18 भी करते हैं उसको भी करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ये कहना था, मेरी ना कुछ क्लासेस मिस हुई थी। हाँ। आपने ना उस दिन जब मैं फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर भी आया हुआ था और दूसरी जगहों पे भी गया हुआ था, ठीक है। तो सर जो आपने ना कैलकुलेटर वर्क है ना कि कैलकुलेटर पे किस तरह फॉर्मूलाज ऐड करने हैं, जिस पहले आपने एक वीडियो बना के भेजी थी, उस तरह की क्या आप वीडियो बना के दे सकते हैं? किस चीज की कैलकुलेटर यानी पे? कि फॉर्मूला मैट्रिसेस के हो गए और दूसरे जो फॉर्मूलाज सॉल्विंग आपने कैलकुलेटर से सिखाई है, उसकी एक वीडियो बना के उसकी ना वीडियोस बना के भेज दें ताकि मैं कर देता इजी हो जाए। मैं कर देता हूँ उसको, मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। हाँ, आज ही मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्पेयर टाइम हो, क्योंकि उसके लिए ना मुझे वो बोर्ड वगैरह भी क्योंकि ज़ाहिर रिक्वायर होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास स्पेयर टाइम हो तो मैं फिर उसमें बना के तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। मैं थोड़ा सा ये स्टार्ट करूं तो फिर देखते हैं बाकी आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं वीडियो भी उसकी बना के वीडियो भी बना के उसकी जो है वो भी मैं शेयर कर दूं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, और आपने फील किया होगा कि मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं तो डायरेक्टली उसका नाम नहीं लेता कि जी ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मैं पहले उसकी सिचुएशन बताता हूं कि क्यों हमने ये मैथ का या स्टैट्स का ये आर्टिकल हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है या नेक्स्ट टॉपिक कह लें, वो है फंक्शन। बड़े खुश हो गए कि हाँ जी फंक्शन होना है कॉलेज में। हाँ जी, बिल्कुल खुशखबरी है कि फंक्शन होगा। आपकी वो कॉलेज जो है ना वो आपको वेलकम फंक्शन करता है, और अच्छा हुआ लोग घरों में बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही आपका आई थिंक दिसंबर आएगा राउंड अबाउट थोड़े से हालात ठीक हो जाएंगे तो फंक्शन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो फंक्शन है ये वो वाला फंक्शन नहीं है जो आपने अटेंड करना है। ये जरा पहले देखें कि घर में भी एक फंक्शन आपके पड़ा हुआ है, घर में भी एक फंक्शन है। और क्या है जो घर में फंक्शन है आपके, वो ये है। ये क्या हो रहा है, ये कोई सेब है, एप्पल्स, वो एक डिब्बे में जाते हैं
और कट के बाहर आ जाते हैं। हाँ बस यही है, ये आपके घरों में अक्सर मशीनें पड़ी हुई हैं। अच्छा याद रखें कि ये जो सेब पूरे साइज के इस डिब्बे में से गुजरे हैं, उसने इसका मिल्क शेक नहीं बनाया, इसका जूस नहीं निकाला, बस इसको हाफ कट किया है। वो इसलिए कि इस डिब्बे की जो सेटिंग कह दें या इस डिब्बे के अंदर जो भी मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म ही उसको 2 पीसेस में कट करना था। मुरब्बा बनाना होगा ना, उसके लिए 2 पीस करने थे, तो इसका काम ये नहीं था। हाँ ग्राइंडर होता, वो भी एक मशीन है, वो भी एक फंक्शन परफॉर्म करती है और उसको वो क्रश कर देती है। बस फंक्शन यही है कि क्या हम इसमें कोई इनपुट करेंगे लाइक एप्पल्स, वो इसकी प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? बस यही इस ब्लैक बॉक्स में बताया गया। ये एक ब्लैक बॉक्स है, पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये तो बाद आउटपुट निकलेगी तो पता चलेगा कि इस ब्लैक बॉक्स की सेटिंग क्या की गई है। एंड देन आउटपुट के तौर पर आपको 2 हाफ जो है वो एप्पल्स के जो है वो मिल रहे हैं। तो क्या प्रोसीजर किया? बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर टीचर भी ऐसे बोलता है, इनपुट किया, इस डिब्बे में कोई प्रोसेसिंग हुई और आपको आउटपुट जो है वो उसने जनरेट करके दे दी। ये है फंक्शन। जो घरों में मशीनें लगी हुई हैं वो फंक्शन ही करती हैं। ये जी ये फला मशीन है, ये कई काम करेगी, ये काम करेगी। अब इसी चीज को मैं जरा मैथ में ले आता हूं। देखें, उधर भी इनपुट हुई, मैंने भी इनपुट की। क्या इनपुट किया? 3। वो उधर एप्पल इनपुट की है बॉक्स में, तो ये भी बॉक्स है। इसने इसकी प्रोसेसिंग की, उसने हाफ एप्पल आउट किए, देखिए इसने 9 आउट किया है, तो 3 को उसने 9 आउट कर दिया। तो ये कोई फिर मैथ का कोई फंक्शन था, ये कोई मैथ की कोई मशीन थी, और उसने इनपुट के तौर पर हमने 3 किया है, लेकिन आउटपुट के तौर पर हमें 9 मिला है। ये उसने कैसा क्यों किया है? इस बॉक्स के अंदर जो कुछ था उसमें ये लिखा हुआ था, इनपुट को उसने x कह दिया और लिखा गया था कि जो तुम्हें इनपुट मिले उसको काट नहीं देना सेबों की तरह, बस उसको डबल करके आउट कर देना है। ऑब्वियसली अगर इसको इनपुट के तौर पर हम 10 दे देते तो उसने आउट के तौर पर हमें 100। क्यों? उसने हर इनपुट के ऊपर यही बस एक्शन करना है, डिफाइन किया गया है कि तुमने यही काम करना है, इसके अलावा नहीं करना। ठीक, तो अब इसी को ही हम छोड़ दें डेफिनेशन। ना तो आपको उन्होंने कहना राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। अगर मैं मैथ के किसी स्टूडेंट को पढ़ाता, मैंने कतन ऐसा नहीं पढ़ाना था कि ये सर तो कहते हैं सेव फंक्शन सेव होता है, उसको काट दें तो ये आउटपुट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है ना। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कोट कर रहा हूं, आपके लिए एनएफएस को समझना। अब फिर क्या वर्ड बन गया, लिखने का क्या स्टाइल हो गया? क्या किया जाता है? एफ पैरेंथेसिस एक्स, ये लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू, लाइक चलें ये मैं लिखता हूं, ये राइट साइड। इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। इसको हम फंक्शन नेम कहते हैं। ये फंक्शन का नाम है एफ। ये जी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई नहीं है कि जिसका नाम एफ ही रखना है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई चीज बताने वाली नहीं है, तो समझ ले ये मशीन है, ये फंक्शन है, इसका नाम मैंने एफ रखा हुआ है। हम नोट करेंगे, किसी का नाम मैं आर रख दूंगा, किसी का नाम सी कर दूंगा, किसी का नाम जी कर दूंगा। क्यों? हर मशीन अलग-अलग है ना, तो घर में एक ही मशीन नहीं ना होती, तो हर मशीन का नाम फर्क नहीं होता। क्यों? इसका फंक्शन ये है, इस मशीन का फंक्शन ये है, इस मशीन का फंक्शन ये है, तो हर मशीन का फंक्शन अलग-अलग से होता है, उसकी सेटिंग अलग से है। तो एफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब उसे रॉ मटेरियल चाहिए उस मशीन को चलने के। इधर सेव ना होते तो मशीन नहीं चलनी थी। इधर मैं 3 इनपुट ही ना करूं, कहूं बताएंगे क्या आंसर है, वो कहेंगे जी इनपुट तो करें फिर ही आंसर बताएंगे। तो जो इनपुट होती है फंक्शन की, उसको विद इन पैरेंथेसिस लिखते हैं, विद इन पैरेंथेसिस। एक्स, मे बी वाई, मे बी जी, मे बी डब्ल्यू, 2 चीजें होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन एंड बट इनपुट इट रिक्वायर्स, इनपुट रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, और ये आउटपुट होगी। दिस इज द आउटपुट जो आप वहां से गेट करेंगे, जो भी इसका न्यूमेरिक आंसर आप यहां से लेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है, इसे हम कहते हैं फंक्शन की ये डेफिनेशन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो f is the name of the function, x is the input that required to operate,
एक्स स्क्वायर इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ये उसने क्या करना है इस फंक्शन ने, और जो भी इसका आंसर आएगा लाइक 9, दिस इज द आउटपुट। इस डेफिनेशन को मैंने, जब मैं कहूंगा अच्छा इसको फंक्शन को चलाएं, मैं कहा ठीक है, क्या करना है, क्या इनपुट दिया आपने, उसने कहा जी हमने इनपुट 2 दी है, इस डेफिनेशन के मुताबिक ये डेफिनेशन ऑपरेट होगी और आंसर 4 आएगा। f इज द नेम ऑफ, लेकिन ये फंक्शन कतन 2 का आंसर 4 नहीं आउट करेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो इनपुट मिलेगी उसको बस एक ज्यादा कर देगा, तो फिर हर फंक्शन की डेफिनेशन अलग से हो गई। क्या फायदा है, जो मशीन का फायदा होता है, क्या मशीन का फायदा होता है जी, हम कोई आउटपुट डालते हैं, वो ऐसी स्पेसिफिक जिस स्ट्रक्चर में हम बनाना चाहते हैं फौरन वो चीज बन के बाहर आ जाती है, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कंफ्यूज ना करें, एक्सेल में, आईटी के कोर्स की बात कर रहा हूं, एक्सेल में आपने यही फंक्शन पढ़े हुए हैं, एग्जैक्टली यही पढ़े हुए हैं। क्या टीचर ने कहता था फंक्शन, ये सम का फंक्शन लगा दें, ये एवरेज का फंक्शन लगा दें, ये फ्लैश स्टैंड डेविएशन का फंक्शन भी है, सारे ही हैं फंक्शन, ये सम का फंक्शन, ये इफ का फंक्शन, ये मैक्स का फंक्शन, ये मिन का फंक्शन बोलते हैं ना, तो वो क्या बोल रहे हैं, फंक्शन नेम बोल रहे हैं। आप क्या करते हो एक्सेल में लिखने का, ये फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये एक्सेल के लिखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और उसके बाद आप लिख देते हो सम, तो ये फंक्शन नेम होगा, दिस वन, जैसे मैंने एफ लिखा हुआ है, फिर पैरेंथेसिस आप लगाते हो, इसके बाद आप वर्ड बोलते हो, आर्गुमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। इनपुट क्या करते हो आप भाई, जिसके ऊपर इस फंक्शन ने ऑपरेट होना होता है। अब वो सम क्यों करता है, कहां लिखा गया था, क्या SUM में करता है, नेवर। कंप्यूटर इतना अक्लमंद नहीं है वो इंग्लिश पढ़ सके, कतन नहीं वो इंग्लिश पढ़ना जानता, तो प्रोग्रामर ने जो पीछे कोड किया हुआ है, यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसने ये एक्सेल का प्रोग्राम बनाया, डेफिनेशन उसने लिखी हुई है कि जब तुम्हें इनपुट आ जाए तो तुमने ये काम करना है, और फिर आउटपुट के तौर पर आंसर, हम स्क्रीन पर सिर्फ आंसर देखते हैं, ऐसे ही है। हम कहते हैं क्या इतनी जल्दी सॉल्व किया उसने, बिल्कुल सॉल्व किया है, उसके पीछे कोड चला है, उसके पीछे प्रोग्राम चला है, डेफिनेशन चली है, और उस डेफिनेशन के मुताबिक ये हमें उसने आउट के तौर पे जो है वो आंसर दे दिया है। तो हमने ये क्यों करना है काम, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये चीज क्लियर हो गई। एक फंक्शन का नेम होगा, एक फंक्शन की इनपुट होगी, और देन उसके, अगर फर्ज करें मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे करके, like this one, R it is the name of the function, Q it is the input, is equal to P into Q, वो देखते हैं P क्या है, वो इस फंक्शन का जवाब ये होगा, ये दोनों को जरूरत दे देगा, जो हाँ P देखते हैं क्या आएगा, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो फौरन इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके और हमें आउट कर देगा। मैंने फंक्शन बनाया ही इसलिए। अब आपको हमने क्यों पढ़ाने हैं, देखिए हमने जो प्रॉब्लम इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं कि कोई प्रोडक्ट्स तैयार हो रही है, प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट्स को बनाने में 2 कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, 2 कॉस्ट्स, खर्चे, कॉस्ट। एक को हम कह देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अगर फर्ज करें आप घर में कोई काम करवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहता है जी कि मैं बिजली की तारें जो है वो आपको सेट करके दूंगा, और मैं आपसे 50 रुपए मीटर के हिसाब से मैं आपसे चार्ज करूंगा। अगर 3 फुट कराएंगे तो 150 रुपया। आप उसको गरीब को घर बुलाते हो और कहता यार आधा फुट तार लगानी थी, ये लो 25 रुपए, वो अपना टाइम, सामान, ये वो, साथ ही वो कहता है जी 500 रुपया मैंने अपना विजिट फीस डालनी है, वो मैंने आपसे चार्ज करना ही करना है। इसके बाद ना कोई काम कराए तो वो आपसे 500 चार्ज करेगा, ना कराए काम, लेकिन जब डील कर लेते हैं तो फिर वो जो 50 रुपए पर मीटर है और 500 रुपया है, ये दोनों आपके खर्चे तो हैं। इस 500 को हम कह देते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है। क्यों? इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने कितने मीटर उससे वायरिंग करवानी, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लस अब डिपेंड करेगा कि अब आपने वायरिंग कितनी करानी है, उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी, और उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरी करेगी, 2 मीटर होगी तो 100, 3 होगी तो 150, 4 होगी तो 200। तो इसका मतलब है
कि जो किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना रिक्वायर हो तो उसमें उसकी जो डेफिनेशन कह लें वो ये है कि इट वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमने यही काम करना है तो क्यों ना एक कॉस्ट फंक्शन बना लें। कॉस्ट फंक्शन वो इनपुट के तौर पे आइटम्स या प्रोडक्ट्स जो भी आप कर रहे हो वो हम इस कॉस्ट फंक्शन में इनपुट कर देंगे और हमें वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता देगा, आउट कर देगा कि जी ये जो काम आपने करना है ये इतने का ये काम बनेगा, कॉस्ट फंक्शन। तो कुछ फंक्शन आपसे अब डिस्कस करने हैं कि जी अगर किसी आइटम की कॉस्ट बनानी हो वो कैसे बनाएगा। फिर एक वर्ड आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं कमाई को, रेवेन्यू कहते हैं सेल को, रेवेन्यू कहते हैं जो उसने आज कमाया है। मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा, खर्चा भी निकलना है। तो फिर हम एक रेवेन्यू फंक्शन भी पढ़ेंगे कि जी अगर पता चल जाए कि एक चीज 10 रुपए की सेल कर रहा है, शाम तक उसने अगर 40 आइटम सेल किए हैं तो कितना रेवेन्यू उसका बन जाएगा, वो भी हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ फंक्शन पढ़ने हैं। तो पहला फंक्शन जो आपने पढ़ना है दैट इज द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट कैसे बनानी है, आगे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई। क्या? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कितने की आएगी, कितने की कॉस्ट होगी वो, प्लस दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्पेशल कॉस्ट। ये कभी होगी कभी नहीं होगी। स्पेशल कॉस्ट आप किसी कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी लेते हो, ये पैसे चार्ज होंगे ही होंगे। ये डिपेंड करेगा आपने कितने यूनिट यूज करने हैं। ये क्यों है, ये जी आपने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ली हुई, इसकी वजह से भी ये कॉस्ट आएगी, तो उसको हम स्पेशल कॉस्ट कहेंगे। फिक्स कॉस्ट जरूर होगी, वेरिएबल कॉस्ट जरूर होगी, स्पेशल कॉस्ट ऑप्शनल है। जिसमें होगी उसमें ठीक है हम डाल दिया करेंगे, जिसमें नहीं होगी उसमें रहने देंगे। लाइक कोई चीजें प्रोड्यूस हो रही थी, अब फैक्ट्रियों में फिक्स कॉस्ट क्या होती है। लाइक आप किसी फैक्ट्री रेंट पर ली हुई है, वहां मशीनें लगाई हुई हैं, मशीनों से आप आइटम प्रोड्यूस करते हो, रॉ मटेरियल डालते हो, सारा कुछ। वो जो बिल्डिंग का किराया है 1 लाख और मटेरियल या बिजली के बिल और सब कुछ 500 रुपए में यूनिट बनता है, 500 रुपए में यूनिट बनता है, 1 लाख रेंट का है। ये तो चाहे आप कोई भी यूनिट ना बनाए तो लाख तो रेंट आएगा ना आपको, कोई भी यूनिट ना बनाए। इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कि जी इसका यूनिट प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, ये तो आना ही आना है। घरों में बिजली का बिल देखें, बिजली का बिल अब यूनिट्स पे डिपेंड करता है कितने यूनिट यूज किए हैं, लेकिन एक चीज आनी ही आनी है और वो है रेंट। मीटर का होता है ना, अगर आप देखें ना तो लिखा होता है मीटर रेंट। बंद भी हो तो क्या बिल नहीं आता कि इस दिन तो हम पूरा महीना हमने तो लाइट का एक स्विच भी ऑन नहीं किया तो हमारा बिल क्यों आया। वो फिक्स कॉस्ट है, वो आनी ही आनी है फिक्स कॉस्ट, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, कभी कभी अब वो अगर आप देखें ना उसमें जो अवाम शोर मचा रही, उसमें ना एक नीलम जेलम सरचार्ज भी बिजली के बिलों में लगा हुआ है। वो कोई डैम बनाना है ना नीलम जेलम की जगह पर, और वो पैसे अवाम से इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आपसे चार्ज कर रहे हैं। वो आप ना यूज करें, वो कुछ परसेंट है आपके बिल का, उसको क्या दें, वो स्पेशल कॉस्ट। क्यों? 2 चीजें होगी, बिजली का रेंट हो गया फिक्स कॉस्ट, आपने कितने यूनिट यूज किए हैं उसका भी बिल बनेगा वेरिएबल कॉस्ट, और अब लोगों ने आपसे स्पेशल कॉस्ट भी है कि जी ये ना तो बिजली के यूजेस में आता है ना ये आपका फिक्स मीटर का कोई रेंट है, तो फिर ये क्यों हमने पे, ये जी आपकी जानिब से गवर्नमेंट चैरिटी ले रही है, स्पेशल कॉस्ट। तो फिर स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये देखिए फंक्शन की फॉर्म में लिखने का स्टाइल, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन? कॉस्ट फंक्शन। ये होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट ए से मैंने लिख दिया, किसी से भी लिख सकते हैं। ये पर यूनिट कॉस्ट, उसे मैंने बी से लिखा हुआ है। 1 यूनिट कितने का बनेगा, 10 रुपए का, मैं लिखूंगा यहाँ 10, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखिए कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं हमने, x यूनिट की कॉस्ट, तो x यूनिट की कॉस्ट प्लस स्पेशल कॉस्ट।
अब पता नहीं ये जो स्पेशल कॉस्ट होनी है वो यूनिट की बेस पर गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज करनी है, या वैसे ही कह देना जी ये बस 30 रुपए आपने देने ही देने हैं, ये 30 रुपए आपने पे करने ही करने हैं। अगर तो वो ऐसे कर दे तो फिर तो वो यूनिट के ऊपर बेस नहीं करेगी, लेकिन अगर वो कॉस्ट यूनिट के ऊपर बेस करेगी, यानी कि अगर वो कहेंगे जी 1 रुपया हमने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करना हर यूनिट पे, तो वो फिर मुझे डिफरेंट वे से लिखना पड़ेगा। फिलहाल जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, कॉस्ट फंक्शन का, वो ये याद रखना है कि जी एक फंक्शन आपने बनाना है, यस हमने खुद बनाना है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। एक हम फिक्स कॉस्ट रखेंगे प्लस, अच्छा ये एक यूनिट की कॉस्ट, ये नंबर ऑफ यूनिट, और ये मिला के वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस वन इज द स्पेशल कॉस्ट। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर इसको हम खुद बनाएंगे भी। दूसरा जो फंक्शन है वो है रेवेन्यू फंक्शन। आपने कोई चीज दुकानदार ने सेल की, ऊपर दुकानदार ने खरीदी, कितने की पड़ी कॉस्ट फंक्शन से पता चलेगा। दूसरा है रेवेन्यू फंक्शन, कितनी कमाई की। अब सम टाइम दो मैंने लिखे हैं, विदाउट कमीशन और नीचे लिखा हुआ विद कमीशन। अब विदाउट कमीशन क्या है, मतलब मैंने एक चीज दी, बेची, दैट्स ऑल, जो मैंने कमाया दुकानदार ने वो उसकी पॉकेट में गया, वो उसने मजीद कोई पेमेंट नहीं करनी, उसे हम कहते हैं ये उसका टोटल रेवेन्यू है और वो उसने कोई कमीशन इसमें से चार्ज नहीं की। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सेल प्राइस, एक यूनिट कितने का उसने बेचा, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल कितने यूनिट बेचे। सिंपल, एक यूनिट इतने का बेचा, 10 यूनिट बेचे, जरब दे दे, उसका रेवेन्यू बन जाएगा। मैथ का फंक्शन बनाना है, कौन सा फंक्शन बनाना है, रेवेन्यू, नेम ऑफ द फंक्शन आर, ताकि पता चले ये रेवेन्यू है। अच्छा ये रेवेन्यू अब होगा कि आपने इनपुट क्या किया है, कितने यूनिट का रेवेन्यू आपने निकालना है, उसमें था कितने यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब हम पूछ रहे हैं कितने यूनिट का रेवेन्यू आपने कैलकुलेट करना है, आर इंटू एक्स। क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है ना, सिंपल है। यूनिट सेल प्राइस, उसको मैंने पी से लिख दिया, स्मॉल लेटर पी से। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इसको मैंने एक्स लिख दिया। तो फिर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू ऑफ एक्स यूनिट्स। भाई यूनिट डालेंगे तो वो आपको रेवेन्यू बताएगा ना। एक यूनिट की सेल प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अगर आपने कमीशन नहीं दिया तो यही सारा टोटल आपका रेवेन्यू। कभी वो कहते हैं कि जी अच्छा जब आप पूरा कर लें तो लाइक ये क्या होते हैं, हाउस, घर जो किराए पर देते हैं या सेल कराते हैं, मैं प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहा हूं ना, तो वो जब आपको सेल करते हैं, फर्ज करें 10 लाख, वो 10 लाख रुपया आपने सेल कर दिया, आपका रेवेन्यू है। वो कहता जी 1% मैंने कमीशन लेना आपसे, या 10,000 की कुछ चीज सेल करता है, वो कहता जी 1% मेरा कमीशन है। तो फिर आपने जो 10,000 रुपए कमाए हैं, जो आपकी अर्निंग है, जो आपका रेवेन्यू है, अब आपको कहो जी आपके पास कितना रेवेन्यू आया है, तो कमीशन तो निकाल देना उसकी, वो तो नहीं आपकी पॉकेट में जाएगा। तो 1% इसे कम कर दें, जो बाकी बचेगा वो अब आपका रेवेन्यू को लाएगा। और ये फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, 1 माइनस, बस इसे कम कर दे, देन आपका रेवेन्यू बनेगा। इसमें क्यों नहीं किया, इसमें कमीशन नहीं पे करनी थी। इसमें क्यों किया है, इसमें कमीशन पे करनी थी विद कमीशन। कितने परसेंट, ये आपका रेवेन्यू था और कमीशन दे रहे हैं 1 माइनस कितने परसेंट, R%, डिक्रीज कर दिया, बाकी जो बचेगा तब वो आपका रेवेन्यू को लाएगा। और इसमें जो ओरिजिनल है वही रेवेन्यू, और इसमें कमीशन पे करने के बाद जो आपके पास आएगा उसे हम रेवेन्यू का नाम देंगे। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट, मैं इसको कैपिटल P से लिख रहा हूं, ये सेल प्राइस लिखिए, इट इज नॉट अ प्रॉफिट, ठीक है ना। ये है प्रॉफिट, सिंपल इज दैट। एक्स यूनिट को बेचने से, कमीशन वगैरह देने के बाद कह लें कितना रेवेन्यू आपके पास आया, उसमें से ये देख लें वो कितनी के आपको बने के थे कितने, उसमें से उतने यूनिट की कॉस्ट माइनस कर दी, जो बाकी बचा है वो आपका
प्रॉफिट है। अगर ये लॉस होता, लॉस उस वक्त होना था, लॉस फंक्शन कह दें कि अगर कॉस्ट ज्यादा होती और रेवेन्यू कम होता तो फिर लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ पता चल जाना था जी। इतने के यूनिट बने थे, कॉस्ट फंक्शन ने आपको कॉस्ट बता दी, रेवेन्यू फंक्शन ने आपको रेवेन्यू बताया। फंक्शन बने हुए हैं, बस हम इनपुट करेंगे 15 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, वो डेफिनेशन बनी बनाई होगी, हम उसमें बस पुट करते जाएंगे और अपने आंसर जो है वो लेते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो 3 कॉन्सेप्ट आपसे शेयर हो गया है कि जी कॉस्ट फंक्शन कैसे बनाना है, रेवेन्यू फंक्शन विदाउट कमीशन, रेवेन्यू फंक्शन विद कमीशन एंड प्रॉफिट फंक्शन। नेक्स्ट वन है, ये फंक्शन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ब्रेक इवन क्वांटिटी। क्या है ब्रेक इवन क्वांटिटी? ब्रेक इवन क्वांटिटी ये है, लेट्स सपोज ये कॉलेज है, वहां पर जो टीचर्स आते हैं कॉलेज उनको पे करता है, उनकी सैलरी, उनके इंग्रेडिएंट उनको पे करता है। 3 लाख रुपया टोटल उनकी सैलरी का खर्च आता है। ये तो हो गई कॉस्ट उस कॉलेज के लिए। एक स्टूडेंट से, मैं बड़ा सिंपल प्रॉब्लम कर रहा हूं, एक स्टूडेंट से वो 50,000 रुपया, हर स्टूडेंट से वो 50,000 रुपया चार्ज करते हैं। फर्ज करें कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ने सीए में एडमिशन लिया, तो ये कॉलेज की इनकम या रेवेन्यू आ गया। ये 1 यूनिट का था, रेवेन्यू आ गया। अगर कॉलेज से पूछें कि जी आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान हुआ है 2.5 लाख का। क्यों? टीचर को तो 3 लाख पे करना ही करना था, स्टूडेंट क्लास में एक बैठा हुआ है, 50,000 उसका रेवेन्यू आया है, तो 2.5 लाख नुकसान में गया ना। ऐसा ही है। फर्ज करें कॉलेज में 2 लोग एडमिशन लेते हैं, अब खर्चा कितना आएगा? वो तो 3 लाख ही आएगा ना। टीचर तो वही है, उसी ने ही पढ़ाना है। पंखा एसी चल रहे थे, बिजली का बिल एक स्टूडेंट के लिए भी उतना आएगा। 2 स्टूडेंट उस कमरे में आके बैठ जाए तो ये तो नहीं कि एसी ने कहा 2 आ गए तो मैं डबल बिजली खींचूंगा, ऐसा नहीं है, खर्चा वही रहा। लेकिन हाँ, कॉलेज की इनकम जरूर बढ़ गई, लाख रुपया हो गया, अब भी नुकसान ही है, 2 लाख का कम हो गया है। 5 स्टूडेंट 6 आ गए, 6, 50,000 एक की फीस थी। अब एक्सपेंडिचर कितने होंगे? सेम एक्सपेंडिचर वही होंगे 3 लाख, लेकिन रेवेन्यू कम से कम जो है वो आपके पास भी 3 लाख हो गया। अब पैसे पूरे हो गए। कहते हैं ना वो बायर, वो फल वाला कि जी इतने का दे दो, नहीं जी अगर इतने का दे दो मैं तो अगे पैसे पूरे करने हैं, यानी कि मैं इतने का कहता नहीं है आप उसे कितने जी 150 आपका 130 का दे दो, वो कहता जी 135 तो मंडी में मुझे पड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो 135 में मंडी में पड़ रहा है। इसका मतलब उसके बकौल अगर आप 135 में भी परचेज करेंगे तो उसको कम से कम कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो प्रॉफिट वही होगा। आज ही अपना मैं 2-4 रुपये उत्ते रख के तुम दे देना, मतलब मैं अपने प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। इतने यूनिट, जैसे इस एग्जांपल जो मैंने आपसे कोट किए 6 यूनिट, 6 स्टूडेंट, इतने यूनिट जिससे एक्सपेंडिचर पूरे हो जाएं, उस क्वांटिटी को हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कहते हैं। ये है ब्रेक इवन। तो ये कॉलेज का ब्रेक इवन है। हर बिजनेस ने अपना ब्रेक इवन कैलकुलेट किया होता है कि ये काम करने लगे हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, ऐसे ऐसे इनकम है, 15 लोग आएंगे तब हमारे पैसे पूरे होंगे, 15 से कम नुकसान, 15 से जितने ज्यादा फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। जैसे वो बस है, फर्ज करें उनकी सीटें हैं, उनको पता होता अपना ब्रेक इवन कि जी जितना हम एक टिकट से चार्ज कर रहे हैं, फिर बस ने जब चलना है ड्राइवर की तनख्वाह देनी ही देनी है, बस का पेट्रोल लगना ही लगना है, टूल प्लाजा पे टूल देने ही देने हैं। बस में एक मुसाफिर क्यों ना बैठा हो, कंपनी को तो उतने का एक ट्रेवलिंग पड़ गई ना। हाँ, बस में 2 मुसाफिर हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 40 हो जाए, तो कॉस्ट वही है लेकिन उनका रेवेन्यू बड़ा है। तो उन्होंने अपना ब्रेक इवन किया होता है कि जी 60 बसों की सीटें हैं, 35 मुसाफिर बैठते हैं तो हमारा खर्चा पूरा होता है, 35 के बाद जितने ऊपर आ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी एक्चुअली क्या है? ब्रेक इवन क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड फॉर विच क्या रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आ जाए। इतने यूनिट प्रोड्यूस करना
कि उतने यूनिट का रेवेन्यू नोट किया, उतने यूनिट की कॉस्ट नोट की, आपने कहा ये दो बराबर हैं, तो हम कह देंगे ये फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गई है। इक्वेशन बन गई ना। देखें, रेवेन्यू में भी एक्स का जिक्र है, कॉस्ट में भी एक्स का जिक्र है, मैंने दोनों को इक्वल किया हुआ है और कह दिया फाइंड एक्स। ऐसा एक्स जिससे दोनों बराबर हो जाए। एक साइड पे क्या रखा हुआ है रेवेन्यू, दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ है कॉस्ट। ऐसे यूनिट बताएं जिससे दोनों चीजें बराबर हो जाएं, तो उस नंबर ऑफ यूनिट्स को हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, इसको अगर आप ऐसे लिख दें तो इस साइड पे 0 और ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो वही बात जो कर रहा हूं, ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें जिससे प्रॉफिट 0 हो। प्रॉफिट 0 का मतलब रेवेन्यू कॉस्ट बराबर हो, उस क्वांटिटी को हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कॉल करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन और ब्रेक इवन क्वांटिटी। अच्छा, मैं ये 4 चीजें जो अब फिलहाल आपसे डिस्कस की हैं, हम सिर्फ फिलहाल इन 4 चीजों को देखते हैं। ये सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन जो है, सॉरी ये फिर करना ही पड़ेगा, मैंने बनाए हुए। चलें, क्योंकि आज सिर्फ फंक्शन ही देख लेते हैं, फिर कल इनको प्रैक्टिकली इनकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ये तो था कॉस्ट फंक्शन। ये कितने यूनिट की कॉस्ट है, 1 यूनिट की नहीं, ये x यूनिट की कॉस्ट है। तो इसलिए इसे कहे ना कहे बेसिकली ये टोटल कॉस्ट ऑफ x यूनिट है, लेकिन लिखते हैं इसको सिंपल ऐसा ही है, कहने की जरूरत नहीं है कि जी ये कितने यूनिट की कॉस्ट है, तो ये x तो लिख दिया है, x सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये उतने यूनिट की ही कॉस्ट है। अच्छा, इस कॉस्ट से ये तो हो गया x यूनिट की टोटल कॉस्ट। एक और फंक्शन है दैट इज द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, वो मैंने C से लिखा है ताकि पता चल जाए। कुछ लोग इसे TC लिख देते हैं जी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, लेकिन रूटीन में C बस लिखते हैं और फिर इसके साथ एक वर्ड यूज कर लिया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। और ये वही वाली एवरेज है जो पढ़ा कर आया हूं, डोंट कंफ्यूज। x यूनिट की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। 10 यूनिट की कॉस्ट 100 रुपया, 10 यूनिट की कॉस्ट 100 रुपया डिवाइडेड बाय 10, तो 10 जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। तो इसे क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। क्या फार्मूला एवरेज कॉस्ट का, कि जी टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड कर दें जो कि नंबर ऑफ यूनिट है, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये तो एवरेज का फार्मूला ही बता रहा हूं। इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू, ये बन गया रेवेन्यू x यूनिट का, एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना हो x से डिवाइड कर दें। एवरेज प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट x यूनिट का, x से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया एवरेज। तो कुछ भी नहीं किया, बस x से डिवाइड कर देना, टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, उतने ही यूनिट की एवरेज आ गई। वो कॉस्ट हो सकती है, वो रेवेन्यू हो सकता है और वो प्रॉफिट हो सकता है। और एक मैंने आपसे ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो डिस्कस की। अच्छा जी, 2 फंक्शन और हैं, एक है डिमांड फंक्शन और एक है सप्लाई फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है, अ रिलेशन बिटवीन प्राइस और सेल प्राइस, कितने का बिकता है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि वो कहता है ये जो डिमांड फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक रिलेशन होता है, कि किस किस का रिलेशन होता है, किसी आइटम की सेल प्राइस और उसकी डिमांड का रिलेशन होता है। कीमत बढ़ा दें, डिमांड में कमी आ जाती है, कीमत कम कर दी, डिमांड बढ़ जाती है, तो रिलेशन बन गया ना फिर किस किस का, प्राइस का, कितने की बेचेंगे, और क्वांटिटी डिमांडेड का। अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड को Q कह दूं या X कह दूं, प्राइस को P कह दूं, तो फिर एक रिलेशन बनाना है आपने P और Q में। आप कहेंगे ये क्या इक्वेशन की बात कर रहे हैं? यस, इक्वेशन बनानी है, और उस इक्वेशन की डेफिनेशन होगी ये वाली, P इज इक्वल टू, अब A क्या है B क्या है इसमें नहीं हम डिटेल, इकोनॉमिक्स वाले जरूर करेंगे आपसे, बस समझ लें कि ये डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन है। उसमें ए बी को कॉस्ट फंक्शन में अगर मैं लिखूं तो इससे मुराद फिक्स कॉस्ट, इससे मुराद यूनिट कॉस्ट, और ये सारी मिला के वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन लिखा था तो मैंने विदाउट कमीशन, प्रॉफिट लिखा था तो R माइनस C, और अगर डिमांड फंक्शन लिख रहा हूं तो वो लिखा जाएगा A प्लस बी क्यू से। Q कह दें या X कह दें, वो एक ही बात। Where P is the price
and Q is the quantity demanded of a product. इसी तरह से सप्लाई है, जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर हैं, वो चीजें बनाते हैं. समटाइम जैसे ये फल वाले हैं, जो बड़े हैं मंडी वाले, वो फल मार्केट में नहीं लेके आते हैं. वो कहते हैं जी आजकल इतना फल मार्केट में आ गया है, कीमत नहीं सही मिल रही, बड़े सस्ते हैं, वो उसे स्टोर कर देते हैं कोल्ड स्टोर में. और जब उन्हें कीमत मार्केट में महंगी लगे फिर सप्लाई करते हैं वो. तो इसका मतलब हुआ कि जो आइटम है जो मार्केट को सप्लाई में आते हैं, उसका एक फैक्टर ये है कि व्हाट इज द मार्केट सेल प्राइस फॉर दैट टाइम. सस्ती हो, वो कहते हैं यार फायदा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं पूरा होना, इतनी सस्ती हो गई है. वैसे वो फल जो होता है, अगर मैं उसकी एग्जांपल लूं, तो शुरू में वो कच्चा फल, छोटे साइज का फल मार्केट में वो कम मिकदार में, आम ले लें, कम मिकदार में था, आ जाता है क्योंकि उसको अच्छी कीमत मिल रही होती है. और एक स्टेज पे जब बहुत ज्यादा मार्केट में आता है, लोग स्टोर कर लेते हैं, कहता है क्या फायदा, आप मार्केट में तो बेचने का फायदा ही नहीं है, इसे हम स्टोर कर लें. तो किसी चीज की जो सप्लाई होती है वो भी उसकी सेल प्राइस पे. तो यानी कि दो चीजें ना, ये सप्लायर की जानिब से है, ये डिमांड की जानिब से है, दोनों प्राइस के साथ रिलेटेड है. इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाती है. फिर मार्केट में चीजें महंगी हो गई, सप्लाई ने कहना चलो जल्दी जल्दी मार्केट में करो, और ये रीजन होती है. वो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो देन एक्सेस अमाउंट आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो डाउनफॉल पे चला जाता है. डेफिनेशन इसकी भी यही होगी. फर्क क्या होगा, यहाँ पर क्यू का वर्ड लिखेंगे अमाउंट ऑफ सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ क्यू लिखा होगा क्वांटिटी डिमांडेड. वही प्राइस, वही ए, वही बी. ए बी कहाँ से आएंगे, ये अभी हमने एग्जांपल्स कर ली, अभी हम इसको कर ले. तो ये एक समझ लें 5 फंक्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. कौन कौन से, कॉस्ट फंक्शन, क्या डेफिनेशन है, सी ऑन द लेफ्ट, a plus bx on the right and plus special. Revenue function, r on the left, px on the right. Profit function, p on the left, r minus c on the right. और फिर उसी के रेलेवेंट एवरेज, ये आप ये कहें 3 तो ये भी हैं, तो एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो इस तरह से. और 2 फंक्शन, p on the left, q on the right, a plus bx, p on the left, q on the right, a plus bx. तो डिमांड और सप्लाई फंक्शन. अब ये जो कॉस्ट फंक्शंस वगैरह हैं, पहले हम देखते हैं कि डेटा से अगर आपको सप्लाई फंक्शन खुद बनाना पड़े या सब डिमांड फंक्शन खुद बनाना पड़े, या किसी जगह आपको रिक्वायर हो कि जी ये जरा फंक्शन तो बनाएं, डेटा एग्जामिनर हमें देता है, तो कैसे हमने बनाना है, वो बड़ा आसान है. घबरा क्यों रहे हैं, आपने क्या याद नहीं इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की हुई है, a प्लस बी एक्स, वो रिग्रेशन में आप कहेंगे बिल्कुल ये याद आ गया, ये तो y इंटरसेप्ट है, ये तो स्लोप है. बिल्कुल ये वही चीज है, वो y इंटरसेप्ट है, वो स्लोप है. अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ सर्टेन ब्रांड ऑफ डीवीडी प्लेयर इज 3000 पर वीक. यानी कि अगर कोई डीवीडी प्लेयर है मार्केट में, उसकी कहता डिमांड जो है वो 3000 पर वीक है. कब, व्हेन यूनिट प्राइस इज $485. अगर एक डीवीडी की कीमत मार्केट में $485 हो, तो कहता है उस वक्त डिमांड जो थी मार्केट में वो 300 डीवीडीज की थी. फॉर ईच चेंज इन यूनिट प्राइस ऑफ $20, अगर उसकी प्राइस 20 चेंज हो जाए, चेंज पता नहीं बढ़ेगा कम हो जाए, हाँ चेंज तो दोनों भी हो सकते हैं ना. द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. कितनी, 250. तो $20 की प्राइस में चेंज आने से उसकी जो डिमांड में फर्क आता है वो 250 यूनिट जो है वो कम या ज्यादा हो जाते हैं. अच्छा, आगे भी एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. द सप्लायर्स विल नॉट मार्केट एनी डीवीडी प्लेयर. जो सप्लायर है वो कहता है कोई भी डीवीडी प्लेयर नहीं मार्केट को भेजेगा बेचने के लिए. कब, इफ द यूनिट प्राइस इज $300. 300 तक भी जो कहते पैसे नहीं पूरे होने. 485 जब था वो कहेगा हाँ ये ठीक है और डिमांड ये थी.
और दूसरी साइड है वो आप सप्लायर साइड आपको बता रहा है। कहता अगर मार्केट में उस वक्त डीवीडी $300 का बिक रहा हो तो जो सप्लायर है वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं जी मुझे मार्केट नहीं करना। बट एट अ यूनिट प्राइस ऑफ $525, $525 का अगर एक हो जाए, they are willing to make available 2500 units in the market। कहता फिर वो कहता कि हाँ अब जरा मार्केट जैसे कहते हैं ना तेजी आ गई है मार्केट में, हाँ तो फिर वो कहता जी कि मैं 225 यूनिट जो है वो मार्केट को सप्लाई बेचूं। तो इंफॉर्मेशन पहले पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है कि सेल प्राइस का डिमांड के साथ क्या लिंक बनता है, और दूसरी में उसने बताया हुआ है कि सेल प्राइस का सप्लाई के साथ क्या लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। और कहता है फाइंड द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। कहता है बताएं कैसे बनाएंगे आप A+BX कैसे बनाएंगे, तो डेटा लिख लो। अच्छा अब जरा पहले डिमांड फंक्शन का डेटा लिखते हैं। डिमांड फंक्शन का 2 कॉलम हमने बना लिए, डिमांड फंक्शन का डेटा लिख दिया। क्या कि 485 उसकी प्राइस थी, 485, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी, क्वांटिटी डिमांडेड वो 3000 थी, एक पेयर बन गया। फिर उसने कहा प्राइस में 20 की चेंज करनी है। अब आपकी मर्जी है, आप चेंज पॉजिटिव इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखें क्या किया, 20 की चेंज की है और मैंने कीमत 485 से 465 पे ली, तो मैंने 20 की कमी की है। उसे कहता चेंज अगर 20 चेंज आ जाए, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता, मैंने पेट्रोल की कीमतें आज बदल गई, चेंज हो गई, ये तो नहीं पता बढ़ गई कि कम हो गई, ऐसा ही है ना। उसने कहा 20 की चेंज कर दें, आपकी मर्जी है चेंज को कैसे करना है। तो मैंने चेंज क्या किया है, मैंने चेंज में उसको डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। और डिमांड में 250 यूनिट की आनी है, उसने कहा इंक्रीज भी हो सकती, डिक्रीज अब ये खुद सोचना है। डिमांड में क्या रिलेशन होता है प्राइस के बढ़ने से, डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस बढ़ जाए, चीजें महंगी हो जाए तो डिमांड भी बढ़ गई, कि उलट होता है, उलट होता है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड की बात कर रहा हूं, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी की डिमांड में कमी आ जाएगी, रिवर्स। तो इसलिए प्राइस मैंने 20 बढ़ाई, प्राइस मैंने 20 कम की, तो ये बढ़नी है, तो ये देखें कि वो मैंने 250 यूनिट इससे ज्यादा कर दिया। ये आपकी मर्जी है, अगर उधर प्राइस में प्राइस को बढ़ाना है तो इधर कमी कर दें 250 की, प्राइस में 20 की कमी की है, इधर 250 की इंक्रीज कर देंगे। अब आखिर में उसने कहा ना डिमांड फंक्शन बनाए, तो क्या होता है डिमांड फंक्शन? फंक्शन है किसी रिलेशन, पीछे भी लिखा हुआ है, अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। यस, प्राइस भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, रिलेशन बताना है। वो आपको ना एक्चुअली इक्वेशन इसलिए पढ़ाई गई थी, A+BX इसीलिए ही पढ़ाया गया था, A+BX। 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं आपको, 2 पॉइंट्स। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम चीज हैबिचुअल होते हैं कि जी XY लिखे, ये PQ हमें कंफ्यूज करेगा। XY में बताएं डिपेंडेंट कौन रखना है, बाय इस साइड पे कौन सा रखना है। डिमांड फंक्शन में कोई चीज जरूरी नहीं है कि प्राइस को आपने लेफ्ट पे लेना है या आपने दूसरी क्वांटिटी लेफ्ट पे लेनी है। डिमांड फंक्शन में कम से कम इस चीज की जो है वो कथन जरूरत नहीं, ठीक है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। तो फिर किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हम P प्राइस इसको आप Y कह दें और क्वांटिटी इसको आप X कह दें, ताकि वो XY वाला आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि हम जब पॉइंट लिखते हैं तो पहले X लिखते हैं ना, तो देखें पहले X लिखा हुआ है, फिर Y लिखा हुआ है, पहले X लिखा हुआ फिर Y लिखा हुआ। क्या बनाना है? रिलेशन, इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और आप इससे पहले स्लोप कैलकुलेट कर लें। देखिए नेगेटिव आई है, एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज, फिर कोई एक पॉइंट यूज कर लिया, और मैंने इस वक्त पहला पॉइंट यूज किया, ये वाला पॉइंट यूज किया, इससे मैंने इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन बन गई। दोबारा उसको PQ में लिख लिया ताकि पता चले P कहाँ Q कहाँ है। जहां जहां Y था वहां P कर दिया, जहां जहां X था वहां मैंने Q कर दिया, ये रिलेशन। नाउ दिस बिकम्स द डिमांड इक्वेशन। डिमांड इक्वेशन। अब फायदा क्या होगा? एग्जामिनर आपको फर्ज करें ये सारा डेटा दे के और ये ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है, कहता फाइंड द प्राइस
व्हेन द डिमांड इज 3500। कुछ इंफॉर्मेशन उसने आपको दी, कहता है जी अगर प्राइस इतनी हो डिमांड इतनी है, प्राइस इतनी हो डिमांड इतनी है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर डिमांड 3500 यूनिट हो बताओ उस वक्त प्राइस क्या होगी। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है वो प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या था। अब पता है, अब पता है, अब हमने डिमांड फंक्शन बना लिया, अब हमने मशीन बना ली है, उस मशीन में इनपुट करेंगे और मशीन बनी बनाई है, उसमें से वो हमें आउट देगा। तो क्या करेंगे, प्राइस, प्राइस क्या चीज है, वाई, इनपुट कर दें इसमें पी, आपको क्यू के लिए सॉल्व कर देगा। तो मैंने पी प्राइस सॉरी फाइंड करनी थी, क्यू मालूम था, क्यू मालूम था, तो हम इससे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ले। मैंने इसका एक्चुअली आंसर नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं। दूसरा इसके उलट है, कहते हैं अगर प्राइस किस 450 पे चली जाए फिर बताएं डिमांड कहां पर चली जाएगी। अगेन उसी को यूज करेंगे, क्यों, हम बना चुके हैं वो रिलेशन। इस दफा प्राइस को 450 रख दें तो क्वांटिटी क्यू आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। अब मैंने आगे ना एक्चुअली प्रॉपर आंसर नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं लिख पाया, बहरहाल यही चीज है। एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन देता है सप्लाई डिमांड में और क्वेश्चन कर देता है, तो आप कहेंगे एक मिनट ठहर जाए, पहले हम वो मशीन तो बना लें जिसने हमें काम सारा करके देना है, ठीक है ना। तो आपने रिलेशन बना लिया, फंक्शन, एक ही बात है, फंक्शन, फंक्शन इज अ रिलेशन between two quantities, two variables, one is price, other is quantity demanded। जब वो बन जाए तो उसके बाद आप जो है वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। सिमिलरली अब उसने सप्लाई फंक्शन की बात की, वो कहता है कि अगर उसकी प्राइस $300 हो तो कोई भी यूनिट सप्लाई नहीं मार्केट में होगा। पहला पॉइंट आ गया कि अगर $300 हो तो कोई भी यूनिट वो मार्केट को सप्लाई नहीं करेगा। वो कहेगा जी क्या करना, कीमत ही नहीं मिल रही, ऐसे पैसा ही खर्चा ही लगाना है ना, तो वो नहीं करेगा। और अगर सेकेंडली सप्लाई फंक्शन अगर कहता जी कि $525 एक की प्राइस हो जाए तो फिर कहता मैं 2500 यूनिट मार्केट को सप्लाई करूंगा, डेटे में लिखा था। अब फर्ज करें हो सकता है वो आपसे कहे फाइंड द सप्लाई इक्वेशन या सप्लाई फंक्शन, दो पॉइंट मिल गया आपको, इक्वेशन बना दें उसी तरह से कि जी ये दो पॉइंट्स हैं, इससे इक्वेशन बनानी है। पहले हम स्लोप लेंगे, स्लोप पॉजिटिव आएगी 0.09, फिर एक पॉइंट यूज करें स्लोप पॉइंट फॉर्म, और फाइनली आप इक्वेशन जो है तो यहां तक आप ले आए। y की जगह p लिख दिया, x की जगह q लिख दिया। अब वह कहता है अब जो मर्जी पूछ ले हमसे, हमने मशीन बना ली है, अब जूस निकाल लें, जो मर्जी करें। कहता है फाइंड द प्राइस एट अ सप्लाई ऑफ 2000, प्राइस फाइंड करनी है, क्वांटिटी सप्लाइड इज 2000, बस इसमें वैल्यूज रख लें, आंसर आ जाएगा। फाइंड द प्राइस लेवल ऑफ 450, फाइंड द क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस 450 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड बताएं। तो मैंने इस दफा प्राइस 450 कर दी और क्वांटिटी डिमांड जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं इस प्रोसीजर में, वो कैसे, याद है कॉस्ट फंक्शन बनना है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। हाँ, आप इसको ना वो कैलकुलेटर में फीड कर दें, याद है वहां पर भी तो a+bx है, ये वाला, आप इसे कैलकुलेटर में फीड कर दें। एक मिनट में इसको हम इसे कैलकुलेटर पे फीड कर लेते हैं। जी, तो x और y इसे हम अब कैलकुलेटर्स पे एज इट इज फीड कर लेंगे। कहां से, मोड, कहां जाना है, शाबाश, कहां पर थी ये वाली सारी चीजें 5 में, और सॉरी ये तो इक्वेशन सॉल्विंग है, स्टैट्स, ये आ गया a+bx,
कहता है अगर आपने इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन लेनी है तो आपको नंबर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमने इसी फॉर्मेट में लेनी है। ये देखिए एक्स वाई आ गया, एक्स में 3000, दूसरे एक्स की वैल्यू 3250, साथ वाले कॉलम में शिफ्ट हो गए 485, ये y है, और दूसरा y 465। यहां पर आपने डेटा कंप्लीट फीड कर दिया, वो स्लोप भी खुद ही कर लेगा। हमें a और b चाहिए, वो हमने सारी एफर्ट के बाद पहुंचे थे, तो कैलकुलेटर पे जब आपने फीड कर लिया है, क्लियर किया, शिफ्ट 1 किया, रिग्रेशन वो a नंबर 1 पर पड़ा हुआ है, नोट कर लें 725 है। क्या हमने क्या फाइंड किया? बिल्कुल ठीक है 725, लेकिन हमने ये सारी एफर्ट सिंप्लीफिकेशन और 725, और दूसरा रह गया बी, विच वन 5 बी 2 इक्वल -0.08 -0.02 तो आंसर आ गया। तो ये वाली एफर्ट कि जी पहले स्लोप कैलकुलेट करें, फिर एक पॉइंट यूज करें, फिर उसको सॉल्व करें, एंड देन फाइनली हम आंसर तक पहुंचे। आप डायरेक्टली भी ये वैल्यूज जो है वो फीड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। शिफ्ट 1 में सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, शिफ्ट 1 में सारी ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। तो शिफ्ट 1 में ये आंसर अवेलेबल है, रग 5 एंड देन 5, ये इसका आंसर है 445, ठीक है, ये इसका एक्चुअली आंसर है, दैट इज 445, ये आप नोट कर लीजिएगा। आप कैलकुलेटर से कर लेना, मतलब सिंपली आप वैल्यूज पुट करें जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जो आपको रिक्वायर हो, उस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो सारी की सारी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप सप्लाई फंक्शन को भी कर लें, ये भी टाइम अपना सेव करें। लाइक इधर से आप अगर शिफ्ट 1 में चले आए, डेटा नंबर 2, ये वो डेटा जो आपने फीड किया था, और अगर इसमें कोई चेंज करनी है तो कर ले, तो मैं यही से चेंज कर देता हूँ, बजाय इसके कि उधर से बाहर निकल के जाएं। एक दफा हम अगर एंटर हो गए हैं तो डेटा आप दोबारा यहां से रिकॉल कर सकते हैं। डेटा फीड कर दिया, एस्केप, नंबर 1 5, नंबर 1 ए नेगेटिव, ये तो गलत हो गया, नेगेटिव तो नहीं है, मैं डेटा नोट करूं, कहीं हमने गलती तो नहीं की, मैं नोट करता हूं इसको। ऑल क्लियर, 1 2 डेटा, पहला था 300 और y उसका था ओके। ये देखें क्या गलती मैंने क्या की है, मैंने जहां x लिखना था वहां y लिख दिया, जहां y लिखना था वहां x कर दिया, तो वहां पर x एक्चुअली 0 और दूसरा x 2500, y जो है y वो 300 और 525, अब ठीक है 300, .09 ठीक है। तो ये भी टाइम आपका सेव हो गया कि जी आप अगर आपको इस तरह के 2 पॉइंट मिल जाए ना, 2 पॉइंट मिल जाएं और आपको कह दिया जाए कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 पॉइंट्स के बाद, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इस ऑप्शन को यूज करें, 2 पॉइंट्स लिखें इसमें, एंड देन आप बेस्ट फिट 9 वाली इक्वेशन को यूज करके और आप उनकी वैल्यूज भी डिटरमिन कर सकते हो। और उसके बाद अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हम उसको दे सकते हैं। बस ये एक एग्जांपल आपसे करूंगा, फिर ऑफ करते हैं। कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स X ट्रांजिस्टर रेडियोस पर वीक, X ट्रांजिस्टर रेडियोस पर वीक, वो कंपनी बनाती है और फिर सेल आउट कर देती है। कहता है इफ द वीकली फिक्स्ड एंड यूनिट वेरिएबल कॉस्ट्स आर 5000, ये फिक्स है,
एंड 2 पर यूनिट, ये 1 यूनिट की कॉस्ट है वेरिएबल। एंड डिमांड इक्वेशन भी खुद ही बना के दी हमने, वो भी नहीं काम करना। डिमांड इक्वेशन में किन 2 चीजों का जिक्र होता है? इन चीजों में जिक्र होता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड। तो x क्वांटिटी है, p प्राइस है, उसने खुद ही दिया हुआ 10, ये a है, माइनस आप समझ लें b अगर पूछे ना क्या है तो मैं कहूंगा -1/1000 है, जो हमारे उधर -0.09 शायद आ रहा था। हमारे जो a b आ रहे थे ना, अगर आप बैक पे जाके देखें तो हमारे पास जो a था, वो 725 और b जो था वो 0.08, और इस वक्त जो उसने ए बी हमें दिया है, ये ए और बी जो है वो ये वाला था नेगेटिव, आना नेगेटिव है। डिमांड में बी यानी कि स्लोप नेगेटिव और सप्लाई में ये आंसर पॉजिटिव। कहता कॉस्ट फंक्शन बना दें, डेफिनेशन तो हमें आती है, बन गया कॉस्ट फंक्शन। क्या था? सी फॉर कॉस्ट, एक्स फॉर नंबर ऑफ यूनिट, ये क्या है? फिक्स कॉस्ट, ये क्या है? 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। हमने कितने यूनिट की कॉस्ट बनानी? एक्स की, जरा देंगे ना, वो पर यूनिट है। जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो पर यूनिट कॉस्ट होती है। 1 यूनिट कितने का बनेगा? हमने तो x यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें शामिल करनी है, तो दूसरी तरफ दे दें। बी पार्ट, इफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू टैक्स द कंपनी $5 फॉर ईच रेडियो प्रोड्यूस्ड, कहता है जब टैक्स लग गया 5 पर, टेक इनटू अकाउंट दिस एडिशनल कॉस्ट। एक तो फिक्स कॉस्ट तो है ही है, वेरिएबल कॉस्ट तो है ही है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई है उसको। हर एक रेडियो को प्रोड्यूस करेंगे तो $5 कहता आपका टैक्स और लग जाएगा। कहता अब कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा? एग्जैक्टली पहला पोर्शन तो यहीं तक बनेगा, ये बन गई स्पेशल कॉस्ट। अब ये जो स्पेशल कॉस्ट उसने दी है वो ईच रेडियो की दी है, और हमने तो यहां शामिल करनी थी एक्स रेडियो की कॉस्ट। तो एक रेडियो की कॉस्ट $5, एक्स रेडियो की कॉस्ट 5x, तो ये स्पेशल कॉस्ट बन जाएगी। हाँ, सिंप्लीफाई करके इसे लिखा जा सकता है, जिसमें से 2 वेरिएबल है और 5 उसमें से स्पेशल कॉस्ट। इस वक्त जो स्पेशल कॉस्ट दी गई है वो पर यूनिट की बेस पे दी गई है। याद रखना है हमने x यूनिट की शामिल करनी, तो मैंने उसको 5 को x से जरब दे दी। सी, इफ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टैक्स द कंपनी, अब ये टैक्स लगेगा उसके ऊपर, $2 वहां तक $5 पर रेडियो। अब यहाँ $2 फॉर कितने रेडियो की कॉस्ट है? ये तमाम x के x यूनिट की ही कॉस्ट कहता है ये बनेगी $2 और टेकिंग इन अकाउंट दिस एडिशनल कॉस्ट। पहले था $5 एक रेडियो की कॉस्ट, हमने x की बनानी थी, और इसमें उसने दी ही x की कॉस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। अगर वो x यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो इतना उसके ऊपर टैक्स होगा, दैट इज $2। ये केयर करनी है कि जो उसने स्पेशल कॉस्ट दी है क्या वो पर यूनिट दी है, हमने x यूनिट की बना लेनी है, क्या उसने डायरेक्टली हमें x यूनिट्स की तो नहीं दे दी, तो सिंपली हमने उसको ऐड कर दिया, तो ये स्पेशल कॉस्ट आ गई। ये वही चल रहा है अकॉम्पनीमेंट, ये वही प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली डी पार्ट है। बी पार्ट कहता फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड। पहले तो रेवेन्यू फंक्शन बनाए ना, ये रेवेन्यू फंक्शन, कमीशन तो है कोई नहीं, यहां तक रेवेन्यू फंक्शन, दैट्स ऑल रेवेन्यू फंक्शन बन गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन आपको बता रही है कि राइट साइड पे सिर्फ आपको ये x नजर आएगा, आप कहेंगे झूठ, इसमें तो p भी है। क्या करना है आपने? इस p को रिप्लेस कर देना है। कैसे? ये है क्या? सेल प्राइस आप कहेंगे सेल प्राइस तो कहीं नहीं है, तो याद करें किसी एक जगह है, डिमांड फंक्शन में उसने जरूर दिया होगा, वहां सेल प्राइस है। ये देखिए सेल प्राइस थी ना, डिमांड फंक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये प्राइस जो है क्या प्राइस है, ये सेल प्राइस है। अब आप क्या करोगे, इस P की ये वाली वैल्यू मैंने यहां प्लेस कर दी। अब नोट करें, क्या राइट साइड पर आपको कहीं P नजर आ रहा है? नहीं। क्या नजर आ रहा है? x क्या चीज है? यूनिट, और उसने भी यही कहा था इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड। ऐसा रेवेन्यू फंक्शन लिखें जिसमें आपको सिर्फ यूनिट्स का जिक्र नजर आए। आपका वैसे तो P भी आना है और x ने भी आना है, लेकिन उसने कहा था सिर्फ यूनिट सोल्ड में आए, तो फिर आप कह देंगे कि ओके हम फिर P को रिप्लेस कर देंगे। तो अगला देखें, कहता है रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस।
ऐसा रेवेन्यू फंक्शन लिखें जिसमें सिर्फ प्राइस नजर आए, वही काम एक्स के साथ कर दें, इस दफा एक्स को बदल दें। कहां से? वही प्राइस फंक्शन से। फिर दोबारा मैंने लिख दिया, लेकिन इस दफा मैंने एक्स को बदला है, ये एक्स को कहां से लिया? अगेन डिमांड फंक्शन ये था। तो हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी आती है ना, एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे 10 माइनस पी, और यहां से एक्स आ जाएगा माइनस 1000 ऑफ पी, दिस इज एक्स। अब एक्स बदलेंगे, अब मैंने एक्स को बदला है, ये देखिए, अब मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो रिप्लेस की है, और साथ ही मैंने उसको पी से जो है वो मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये आपके पास आ गई। दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट, दिस वन इज द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगर एग्जामिनर मेंशन नहीं करता कि जी किस फॉर्म में लिखना है, तो हमने जो फिर रेवेन्यू फंक्शन लिखते हैं वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड ही लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे वो आईटी में आप पढ़ते हो, तो बाय डिफॉल्ट यही लिखना होता है। अब इससे मतलब क्या है, मैंने बाहर निकला, मैंने कैंटीन वाले को पूछा कि भाई तुम्हारा कितना, आज तुमने कितना रेवेन्यू कमाया है? वो कहेगा आज मैंने 300 समोसे बेचे हैं, आज मेरा जो सेल है वो 300 समोसों, बड़ा ये स्टूडेंट बड़ा आया, मेरी बड़ी मौज लगी, मैंने 300 समोसों की सेल की है। उसने आपने अपना रेवेन्यू बताया है, कैसे बताया है? टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड बताया है, 300 यूनिट सेल की है मैंने। अगेन, हाँ भाई आज कितनी सेल थी? बड़ा माशाल्लाह तुम्हारी कैंटीन पे रखता, हाँ जी शुक्र अल्लाह ताला, आज मैंने 5000 रुपए के समोसे बेचे हैं। आपने उसने आपको रेवेन्यू बताया किसकी फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ प्राइस। आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा कि कभी वो आपको फंक्शन हमें मिलेगा टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड, और कभी रेवेन्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगर एग्जामिनर नहीं बताता तो फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड ही हम लिखते हैं। कहता प्रॉफिट इक्वेशन बना दें। क्या थी डेफिनेशन? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन बनाया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन बना हुआ है, दोनों को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट। अब लास्ट क्या है? कहता 10% कमीशन चार्ज करनी है। कहता अब बताएं रेवेन्यू इक्वेशन क्या है? तो क्या थी रेवेन्यू इक्वेशन? इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस 10% कमीशन को चार्ज करके, तो 0.90 px। एक तो बात ये है, अब यहाँ पर यहाँ p नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ x, तो मैंने क्या कहा था? यूनिट सोल्ड। तो यहां पर आपको p को बाद में रिप्लेस कर देना, p को आपने रिप्लेस कर दिया। पहले मैंने कमीशन के साथ फंक्शन बनाया, फिर मैंने p को रिप्लेस कर दिया। देखिए x तो आ रहा है ना, और सारा कुछ जो है वो x की फॉर्म में आ गया। ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो डेटा देके कहता है इसका कॉस्ट फंक्शन बना दें, अगर 5% कमीशन चार्ज कर दी जाए, अब जरा कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, अब रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक।